वेल सो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो सभी लोग? ठीक है सर। यस तो आमिर, पार्थवी, यथार्थ, साक्षी, यस आपके कोई डाउट और क्वेश्चंस? सर मुझे मुझे लग रहा है कि मिसप्रिंट है बुक में। कहाँ पे? अ, जो रेसिडेंशियल डिवेलिंग में अमेंडमेंट आया है ना एग्जेम्पशंस में, हम्म। उसमें आपने क्लास में बोला था कि अगर एज स्क्वायर बेसिस पे चार्ज हुआ, हम्म। हाई रेट से चार्ज होगा तो रिफंड मिल जाएगा। हाँ हाँ, वो थोड़ा बराबर है बेटा। वो ऐसा मीनिंग है, बराबर है, वो बाद में मैंने करेक्ट किया था। अमेंडमेंट में बोल रही ना तो? हाँ। हाँ, वो ऐसा था कि जिसने ऑलरेडी पे किया है उसको रिफंड नहीं मिलेगा, और जिसने पे नहीं किया है उसको पे करने की जरूरत नहीं है। ओके। हम्म। ठीक है सर। और किसी का क्वेश्चन? ठीक है, कहाँ तक हुआ है बेटा पार्थिव आपका? सर मेरा आज प्लेस ऑफ सप्लाई हो गया, मैंने तब लाइव नहीं किया था। और हम्म। अब सिर्फ लास्ट लास्ट के चैप्टर्स बाकी है, ई वे बिल और रिटर्न फाइलिंग। प्लेस ऑफ सप्लाई अच्छे से समझ में आ गया? यस सर। हम्म। प्लेस ऑफ सप्लाई चैप्टर इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन आता ही है उसके ऊपर, तो वो थोड़ा अच्छे से करके जाना है। सर एक प्रॉब्लम है, वो जो आईटीसी पेमेंट ऑफ टैक्स और रजिस्ट्रेशन वाले चैप्टर्स है, हम्म। उसको पढ़ना नहीं जम रहा है। मतलब कैसे, कुछ स्ट्रेटेजी है उसके पढ़ने की? मतलब तेरे को पढ़ना नहीं जम रहा है ने क्या, कैसे, मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर। मतलब कंफर्ट नहीं आ रहा है, याद नहीं हो रहा है, कंफ्यूज हो रही हूँ। एग्जाम्पल? सर जैसे आईटीसी कहाँ कहाँ मिलता है, वो चीज में भी बहुत कंफ्यूजन हो गया था मुझे एक पॉइंट नहीं पे। सुनो, आईटीसी में एक छोटा सा तू क्वेश्चन पूछ तो मैं तेरे को बहुत इजी करके दूंगा। मतलब तू अगर कोई जहां जहां कंफ्यूजन हो रहा है, तीन चार क्वेश्चन अगर मेरे को स्पेसिफिक पूछेगी तो मैं सच में तुझे अभी 5 मिनट में वो चैप्टर इजी करके देता हूँ। आईटीसी, तो क्वेश्चन पूछ मुझे। सर जो सेक्शन 16 है, हम्म। कंडीशंस फॉर आईटीसी, हम्म। उसका सेक्शन 16 का सेकंड क्लॉज 2, हम्म। वो पूरा ही कंफ्यूजन दे रहा है। मतलब मुझे कंडीशंस ही उतने अच्छे से नहीं समझ रही। ठीक है, देखो सबसे पहले तो क्या हुआ था, मैं बैकग्राउंड में बताता हूँ तुझे कि जीएसटी आने के पहले एक्साइज था, सर्विस टैक्स था और वैट था। अब देख, समझ लो पार्थवी, तू सप्लायर है, मैं बायर हूँ, ठीक है? हम्म। तो लोग क्या करते थे अभी, गवर्नमेंट को बेवकूफ़ बनाने के लिए मैंने तुझे कॉल किया, पार्थवी मुझे एक ना बिल बना के दे। ओके, हाँ सॉरी, मुझे यहाँ पे अ, तू गुड्स दे दे मेरे को, और गुड्स और सर्विस दे दे, और एक नॉर्मल बिल बना के दे दे। ओके, नॉर्मल बिल बना के दे दे, या फिर मैं तुझे ऐसा बोलूंगा कि गुड्स और सर्विस आ गई, किसी का ब्लैक मार्केटिंग का गुड्स ले लिया, किसी के पास टैक्स छुपाया हुआ गुड्स था, मैंने ले लिया और अपने हाथ से बिल बना लिया, और अपने हाथ से बिल बना के मैंने ये किया कि हाँ मुझे आ गया है और ये मेरा बिल, और उसके बेस पे क्रेडिट ले लिया। तो गवर्नमेंट ये कहती है कि यहाँ पे अगर कोई ब्लैक मार्केटिंग वाला गुड्स होगा, किसी ने टैक्स छुपा के लाया हुआ गुड्स होगा, तो वो गुड्स तुमने खरीदा, इसका ऑथेंटिसिटी क्या है? तो ऑथेंटिसिटी के लिए गवर्नमेंट ने कहा कि भाई आईटीसी उसको ही मिलेगा जिसके पास इनवॉइस या उसके कवरिंग डॉक्यूमेंट हो गए। हम्म। अगर तुम्हारे गुड्स के कवरिंग डॉक्यूमेंट नहीं है, मतलब गुड्स में कुछ गड़बड़ है, तुम्हें आईटीसी हम नहीं देंगे। हमें ऑथेंटिसिटी चाहिए, क्योंकि लोग क्या है, आईटीसी इसलिए लेते हैं क्योंकि नेट टैक्स कम हो जाता है, आईटीसी जितना आप ज्यादा होगा उतना। तो लोग क्या होते हैं, आईटीसी में सबसे ज्यादा चोरी करते हैं, चोरी करते हैं मतलब फेक इनवॉइस पे ले लेना, या अपने यहाँ से इनवॉइस बना लेना, या बिना इनवॉइस के ले लेना। ऐसे बहुत सारे स्कैम हुए हैं। इसलिए हम्म। गवर्नमेंट की पहली कंडीशन है कि जो भी गुड्स का तुम आईटीसी ले रहे हो, क्या उसका कवरिंग डॉक्यूमेंट तुम्हारे पास है क्या? ओके, क्या गारंटी कि ये तुम्हारा ही गुड्स है? तुमने हमको बताने के लिए किसी और का गुड्स लाके रख दिया होगा। ओके, हम्म। तो ये बता कि ये इसका इनवॉइस है कि नहीं है जिसका तू आईटीसी ले रही है। डन, पहला हम्म। क्वेश्चन हुआ। ठीक है, दूसरा था ये तो क्लॉज ए था, उसके बाद में क्लॉज ए बी। अब ए बी क्या कहता है, इनवॉइस या अदर डॉक्यूमेंट्स, डेबिट नोट वगैरह, जो भी वैलिड डॉक्यूमेंट्स है। वैलिड डॉक्यूमेंट्स में डेबिट नोट होगी तो डेबिट नोट, उसके बाद में रिवाइज इनवॉइस होगा तो रिवाइज इनवॉइस एंड एक्सेट्रा। ठीक है, हम्म। अब ये जब इनवॉइस होगा ना, तो इनवॉइस में वो कहते हैं कि ठीक है ये तुम्हारा इनवॉइस हो गया। इनवॉइस में इंफॉर्मेशंस जो दी है, अब ये इनवॉइस की इंफॉर्मेशन में 5 इंफॉर्मेशंस बहुत क्लैरिटी से होनी चाहिए। एक है
ओके, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन ऑफ द गुड्स, जीएसटी नंबर, कुछ याद आ रहा है आपको? हाँ सर, मतलब हाँ। ये वैलिड इनवॉइस माना जाएगा। नहीं तो लोग हम्म। क्या करते हैं, हाथ से इनवॉइस बना लेते, या फोटोशॉप में जाते और फोटोशॉप में खुद ही इनवॉइस बना लेते परचेज का। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, 5 इंफॉर्मेशन, प्लेस ऑफ सप्लाई वगैरह, ओके, टैक्स अमाउंट पेबल, ये क्लियर होनी चाहिए। तब जाके हम मानेंगे कि ये वैलिड इनवॉइस है। और ये वैलिड इनवॉइस है तो वो बेस पर तुमको क्रेडिट है। तो तुमने जो परचेज किया उसकी कुछ तो वैलिडिटी होनी चाहिए। ओके, तुम नहीं तो कोई भी स्कैम कर लेगा, क्रेडिट ले लेगा और नेट टैक्स कम पे करेगा। तो ऑडिट किसके भरोसे करेंगे? अगर समझ लो मैंने तेरे को, तू मेरा फर्म ज्वाइन करती है समझ लो आर्टिकलशिप के लिए, और हम्म। मुझे तो उसका आईटीसी ऑडिट करना है कि ये बंदे ने आईटीसी ऑडिट सही लिया किया कि नहीं किया। तो तू जाके चेक क्या करेगी अगर इनवॉइस ही नहीं है तो? समझ में आया ना तुझे? हाँ सर। अनुष्का प्लीज बेटा म्यूट करो। अनुष्का म्यूट करो। तो ये एक आईटीसी का यहाँ पे पहली रिक्वायरमेंट। ए भी क्या कहता है? अब लोग क्या करते थे बताया, क्या समझ लो, सप्लायर और रिसिपिएंट। तो सप्लायर से, जैसे तू सप्लायर है तो इसे फेक इनवॉइस बना के ले लिया। ओके, यहाँ पे कि देख पार्थवी, मैं समझ लो रिसिपिएंट हूँ, और मैं तुझे कह रहा हूँ कि देख पार्थवी, तू मुझे ना एक इनवॉइस बना के दे दे, मुझे गुड्स नहीं चाहिए, सर्विस नहीं चाहिए, तू सिर्फ इनवॉइस बना के दे दे। तो पार्थवी को बैंक लोन उठाना है। बैंक लोन उठाना है, एक एग्जांपल ले रहा हूँ। बैंक लोन के हम्म। लिए तेरे को टर्नओवर बताना है, क्योंकि बैंक तेरे को तभी लोन देगी जब टर्नओवर बताएगी। तेरे को टर्नओवर के लिए सेल, डमी सेल बुक करना है। क्या बुक करना है तेरे को? डमी से। डमी सेल बुक करना है। ओके, तो हम्म। तूने मेरे को बोला कि सर मैं आपको कुछ टर्नओवर के इनवॉइस दे सकती हूँ। और अब इसके बहुत सारे रीजन है, बैंक लोन का तो एक ही रीजन बता रहा हूँ। बहुत से लोग तो ऐसे बेचते हैं, इनवॉइस बेचते हैं। अब देखो, एक स्टेशनरी शॉप वाला है, उसकी तो इतनी कैश सेल होती थी, सारी सेल कैश सेल होती थी, पर उसको कुछ बुक्स में बुक करना है। तो अब सारी कैश सेल हो गई, पर उसका तो उसको कोई कुछ तो टर्नओवर बुक करना पड़ेगा, नहीं तो स्टॉक की मैच नहीं होगा। तो फिर वो हम्म। लोगों के पास जाता है, जैसे तू मेरे पास आ गई और तूने कहा कि सर मेरी तो वैसे कैसे होती है। ओके, तो लेकिन मैं आपको कुछ इनवॉइस दे सकती हूँ जीएसटी के, क्योंकि मेरे को जीएसटी के इनवॉइस बनाने पड़ेंगे, नहीं तो मेरा स्टॉक मैच नहीं होगा। तो सर हम्म। मैं आपको, आप ना क्रेडिट ले लेना और कुछ परसेंटेज मेरे को दे देना। तो मैं आपको बिल दे रही हूँ, या बैंक लोन के लिए बिल दे रही हूँ। एक्चुअली तूने तो किया हुआ सब कैश सेल है, ठीक है, पर तू डबल फायदा ले रही, कैश सेल में भी लोगों को B2C में बेच दिया, उनसे भी जीएसटी ले लिया, और मेरे को बिल देके, सुनना, मेरे को बिल देके तू क्या कर रही है? तू मेरे को बिल देके मेरे से भी कुछ परसेंटेज कमा रही है। ये समझ गया पार्थवी? हाँ सर, समझा। हाँ, तो फिर गवर्नमेंट कहती है नहीं 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 नहीं, ओके भाई, ये ऐसे लोग फेक इनवॉइस, डमी इनवॉइस बना लेंगे, इसलिए सप्लायर ने GSTR 1 में देना, अपडेट करना चाहिए, और इसके 2B में आना चाहिए, यानी हमारे पोर्टल के थ्रू ट्रांजेक्शन होने चाहिए। तब जाके हम बोलेंगे कि हाँ ये वैलिड इनवॉइस है। ये समझा क्या? यस सर। हाँ, मतलब कोई फेक इनवॉइस ना बनाए, डमी इनवॉइस ना बनाए, कुछ भी बना के ना भेज दे। अब पार्थवी रहती है कन्याकुमारी, मैं रहता हूँ ओके महाराष्ट्र, मैंने कहा पार्थवी तुझे ना वहाँ कौन आएगा चेक करने, तू कन्याकुमारी से, मैं बता दूंगा इधर कि मैंने कन्याकुमारी से खरीदा, यहाँ का जीएसटी ऑफिसर उधर नहीं आना है, उधर का जीएसटी ऑफिसर इधर चेक करने आना, किसको मालूम पड़ेगा अपन ने फेक इनवॉइस बनाए? ठीक है। तो अब ऐसा नहीं है, जीएसटी में इतना स्ट्रिक्ट कंट्रोल है कि सप्लायर GSTR 1 में अपडेट करेगा, तुम्हारे 2B में आएगा, 2B में आएगा तो ये कंट्रोल में रहेगा इनवॉइस। हाँ, तो यहाँ पे दोनों डिपार्टमेंट को पता चलेगा कहाँ से किधर से निकला इनवॉइस, और तुम्हारा क्रेडिट वैलिड रहेगा। ये समझ में आया तेरे को? यस सर। तो तीसरा जो है बी क्लॉज है। अब क्या, एक केस बताता हूँ बी क्लॉज में क्या, कि भाई गुड्स और सर्विसेज रिसीव होनी चाहिए। आई रिपीट, क्या गुड्स और सर्विसेज क्या, रिसीव्ड होनी यस चाहिए। सर। अब गुड्स और सर्विसेज रिसीव होनी चाहिए का मतलब क्या हुआ, कि आईटी से अब देख, मुझे याद है एक्साइज का एक केस मैंने हैंडल किया था। बंदे ने क्या किया, ऐसी तरह से फेक इनवॉइस ले लिया, और गुड्स और सर्विस है आए नहीं, बस तेरे से इनवॉइस खरीद लिया आईटी से लेने के लिए, तेरे पास इनवॉइस पड़े थे बेचने के लिए, मैंने इनवॉइस खरीदे। एक एक मिनट, तू ये वर्ड समझ रही है, इनवॉइस खरीदे? हाँ, हाँ, मतलब जीएसटी का क्रेडिट थोड़ा सा बढ़ परसेंटेज जाए, हाँ मिलेगा। जीएसटी का क्रेडिट बढ़ जाए, इसके लिए तेरे से इनवॉइस खरीदे, और गुड्स एक्चुअली रिसीव हुआ ही नहीं। अब देख क्या हुआ था मेरे क्लाइंट में, उसने इनवॉइस कुछ खरीदे थे गुड्स के, या सर्विस के, और डिपार्टमेंट की स्क्रूटीनी हो गई, और डिपार्टमेंट की स्क्रूटीनी हो गई, तो डिपार्टमेंट ने बोला स्टॉक मैच नहीं हो रहा है, तुमने तो गुड्स खरीदे हैं पर तुम्हारा स्टॉक में दिख नहीं रहा, क्योंकि एक्चुअली गुड्स आए नहीं थे। तो इसने क्या कह दिया कि अरे वो तो ट्रांजिट में है, ट्रक में आ रहा है, अभी इधर पड़ा हुआ है, आ जाएगा।
डिपार्टमेंट वापस 3 दिन बाद गया, हाँ आ गया तुम्हारा गुड्स, अरे सर वो ट्रक रुके हुआ है, उसको वो वहां पे ये उसका ट्रक का टायर पंक्चर हो गया है। यानी डिपार्टमेंट को डाउट आ गया था कि कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि इसने इनवॉइस खरीद लिए, क्रेडिट ले लिया, गुड्स आए नहीं। गुड्स आए नहीं तो डिपार्टमेंट ने इसको बोला कि भाई, डिपार्टमेंट वापस 3 दिन के, यानी मेरे वो बंदा मेरे को याद है, वापस डिपार्टमेंट आया, आ गए गुड्स। तो इस ये बार बार रीजन बना रहा है। तो अब गवर्नमेंट ने क्या किया कि नहीं, तुमको सिर्फ इनवॉइस होने से कुछ मतलब नहीं है, साथ साथ में क्यूमुलेटिवली गुड्स और सर्विस भी रिसीव होने चाहिए। भाई जब तुम क्रेडिट ले रहे हो ना, वो तुम्हारे फैक्ट्री में एक्चुअल पोजीशन में चाहिए या साइट में यूज किया चाहिए, तुम बर्डन ऑफ प्रूफ तुम्हारे पे है कि गुड्स आगे अप्रूव करके दो, तो ही हम क्रेडिट देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। तो नहीं, अभी गुड्स नहीं आए ना तो फिर ठीक है, जब आएगा तब लेने का। ओके, इनवॉइस नहीं आया ना तो जो मंथ में आएगा तब लेने का। ये समझ में आया पार्थवी? यस सर। तो अब कोई बहाने नहीं बना सकता। भाई ऑफिसर आएगा, चल बता गुड्स कहाँ पे है, तूने जो क्रेडिट लिया ना, क्रेडिट लिया तो गुड्स कहाँ पे लगाया हुआ, रॉ मटेरियल कहाँ पे, सब बता। वो बोलेगा सर वो ट्रांजिट में, फिर अभी नहीं, अभी डिनाइड, तब तब लेना जब आएगा। उसका एक्चुअल रिसिप्ट होना जरूरी है। डन। उसके यस बाद सर। में यहाँ पे बीए क्लॉज जो आया वो ब्लैक लिस्ट वाला है। सॉरी, इसमें तो बिल टू शिप टू वाला था, बिल टू शिप टू में डीम टू भी माना जाएगा, और एक ब्लैक लिस्ट वाला था। अब ये ब्लैक लिस्ट वाला क्या था, अब गवर्नमेंट क्या कर रही है, जीएसटी की एक ब्लैक लिस्ट बना रही है। और ये ब्लैक लिस्ट में गवर्नमेंट कह रही है कि देख भाई, यहाँ पे जो ऐसे कंटिन्यूअस फ्रॉड करेगा, समझ लो एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, यथार्थ। यथार्थ जो है ना, ये कंटिन्यूअस ऐसे एक बार समझाया, दूसरा बार समझाया, तभी वो फेक बिल देता है, कि टैक्स नहीं देता है, रिटर्न नहीं फाइल करता है। तो गवर्नमेंट कहेगी कि अब हम पोर्टल पे इसकी ब्लैकलिस्ट में डाल देंगे। इस बंदे को अगर यथार्थ को ब्लैकलिस्ट में डाल दिया ना एक बार का, तो अब इससे जो भी कोई खरीदेगा उसको क्रेडिट नहीं मिलेगा। ये ब्लैक लिस्ट वाला हो गया, ठीक है। तो अब लोग डरने लग गए कि नहीं बाबा, ब्लैक लिस्ट में आओगे तो हमारे बिल पे क्रेडिट नहीं मिलेंगे, तो हमारे से कोई खरीदेगा नहीं। तो एक तरह का डराया गया। उसके बाद में ओके, क्लॉज सी में सप्लायर ने रिसीव सप्लाई, अब देखो एक और कंडीशन डाल दी। क्या हो गया, अरे ये तो इतने अच्छे अच्छे फ्रॉड हुए, तेरे को बताता हूँ। पहले ये कंडीशन क्या थी, इनवॉइस आ जाना चाहिए, हाँ इनवॉइस आ गया। सप्लायर ने जीएसटीआर 1 में फाइल कर देना चाहिए, ठीक है। टू बी में आ गया, हाँ टू बी में आ गया। एक केस 350 करोड़ का ऐसा हुआ कि जीएसटीआर 1 सब फाइल हुए, जीएसटीआर 1 तो आउटवर्ड सप्लाई स्टेटमेंट है, तो जीएसटीआर 1 सब फाइल हो गए, टू बी में आ गए, लोगों ने क्रेडिट ले लिया, और सप्लायर ने 3 बी फाइल नहीं किया। 3 बी फाइल करने के लिए दुबई भाग गया, ना पेमेंट किया ना 3 बी फाइल किया। अब लोगों ने क्या किया, टू बी के भरोसे क्रेडिट ले लिए, टू बी के भरोसे, क्योंकि टू बी में रिफ्लेक्ट हो गया, ले लिया। और गवर्नमेंट को उसका पैसा भी नहीं मिला, क्योंकि 3 बी फाइल ही नहीं हुआ था। तो गवर्नमेंट को पैसा भी नहीं मिला और सबको क्रेडिट मिल गया। 350 करोड़ का ये स्कैम समझ में आया कि जो बंदे ने इनवॉइस भी दिए, 1 में अपडेट भी किया, लोगों के 2 बी में भी आ गए, लोगों के 2 बी में उन्होंने क्रेडिट भी ले लिया। और पता चला जब 20 तारीख को, क्योंकि जीएसटीआर 1 तो 11 तारीख को जाता है, तो हम्म। जब 20 तारीख के पहले 350 करोड़ के इनवॉइस देके भाग गया दुबई, पैसा लेके। तो अब गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, सिर्फ जीएसटीआर 1 और 2 बी से कंसर्न नहीं, इसने पेमेंट भी कर देना चाहिए। अगर सप्लायर ने पेमेंट नहीं किया तो रिसिपिएंट जो है, इसका क्रेडिट डिनाई किया जाएगा। तो इस एक तरह से रिसिपिएंट को बोला गया अच्छे लोगों से खरीदो, इसका क्रेडिट डिनाई कर दिया जाएगा। पर इसमें फिर टाइम लिमिट दी कि अगले साल के, चलो इमीडिएट नहीं, पर एटलीस्ट उसने 3 बी फाइल कर देना चाहिए सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल ईयर के सितंबर एंड तक। अगर सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल ईयर के सितंबर एंड तक भी 3 बी फाइल नहीं करता है तो फिर तो कुछ तो गड़बड़ है। हम्म। समझ में आया, कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए रिवर्सल करवाया। और उसके बाद में डी क्लॉज में रिटर्न फाइल, मतलब तुमको क्रेडिट लेना है तो तुमको रिटर्न फाइल कर देना पड़ेगा। फिर वो 180 डेज के पेमेंट होनी चाहिए, लॉट में आया तो लास्ट लॉट पे मिलेगा। वो है ना, सिंपल है ये लॉजिक। हाँ, आपने ईओ बैच किया है इसलिए मोस्टली मैंने एनालिटिकल दिया है, रेगुलर बैच में मैं पूरे बैकग्राउंड से बताता हूँ। हाँ सर, वो लॉजिक के साथ अब याद रह रहा है। हाँ, तो वो थोड़ा रेगुलर बैच में होता है, कि पूरे लॉजिक के साथ होता है। ये थोड़ा एग्जाम के हिसाब से आपका एनालिटिकल और कॉन्सेप्ट बताया हुआ है। समझा सर, थैंक यू। हाँ, और किसी का डाउट? अच्छा, ईओ के जो स्टूडेंट्स है, किसका सिलेबस खत्म हो गया अभी, कौन है ऐसा, या खत्म होने में है? सर 4 लेक्चर बाकी है। हाँ पार्थी, तुमने तो बताया मेरे को 4 लेक्चर, ठीक है। और इसमें क्या होगा, एक आखिरी आखिरी वाले जो चैप्टर थे ना, रजिस्ट्रेशन इनवॉइस वगैरह, तो मेरे आरआर की वीडियो आएगी, उसमें मैं ऐसे हैंड रिटन नोट्स आप बना रहा हूँ इस तरह से, वो कितना स्पेसिफिक पढ़ना है, ऐसा पूरा हैंड रिटन नोट्स बना रहा हूँ मैं। ये तो प्लानिंग है, ये वीडियो आ जाएगा, ये भी देख लेना कि आपने
क्वेश्चन वाइज कैसे मार्क्स अलोकेशन होते हैं, न्यूमेरिकल्स आते हैं कि नहीं आते हैं, और चैप्टर कौन कौन किस क्वेश्चन में किस चैप्टर के क्वेश्चंस आते हैं, और आपने पढ़ना कैसे चाहिए, एक बार पढ़ लो। फिर ये प्लानिंग का वीडियो मेरा कल अपलोड होने वाला है। तो ये, तो ऐसे ही मैंने रजिस्ट्रेशन, इनवॉइस, ई वे बिल, अकाउंट रिकॉर्ड्स, एक हैंड रिटन नोट्स बनाया हुआ है। और वो हैंड रिटन नोट्स ना कुछ 9-10 पेजेस में खत्म हो जाती है। तो बस उतना कर लेना, उतना कर लेना आप हैंड रिटन नोट्स में, तो आपका मतलब अभी पूरा अच्छे से कर लो रेगुलर इसमें, और बाद में वो हैंड रिटन नोट्स कर लेना, आपका अच्छे से कवर हो जाएगा। तो मैं आरआर रिवीजन में भी वो लेने वाला हूँ। और मैं यहाँ पे जिसका बैच ईओ बैच अभी है कि May 25 के लिए, तो उनको मैं ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा। ठीक है पार्थवी? यस सर। हाँ। तो अभी उसका लोड मत लो, रजिस्ट्रेशन में बैठा हो, मैं आपको और इजी करके दे दूंगा, बस उतना वीडियो देख लेना सेकंड रिवीजन में। ठीक है? ठीक है सर, थैंक यू। हाँ। अभी जैसा मैं पढ़ा रहा हूँ ना वैसा पढ़ लो, जो चार्ट में दिया है वैसा पढ़ लो, एक बार वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लो। फिर जैसा मैं एक जैसा ये क्वेश्चन में ले रहा हूँ, अब ये रजिस्ट्रेशन, इनवॉइस वगैरह जो है, ये टॉपिक्स कवर होते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में, जिसमें ऑप्शन में मिलता है। तो ये टॉपिक जब क्वेश्चन नंबर 7 में कवर होते हैं तुम्हारे पेपर में, तो रिटर्न, अकाउंट रिकॉर्ड्स, टीडीएस, टीसीएस, और ये कुछ क्वेश्चन नंबर 8 में, तो इसको कैसे हैंडल करना चाहिए और कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, ओके, इसके लिए मेरा स्पेशल वीडियो आएगा, तो उतना कर लेना बेटा। ठीक है? मोर देन इनफ हो जाएगा। अभी जैसा चालू है रेगुलर, बिल्कुल ओपन माइंड से पढ़ लो। बाकी आखिरी चैप्टर का यानी जो रेगुलर के बच्चे ज्वाइन हुए हैं या अभी जो ईओ के बच्चे ज्वाइन हुए हैं, मेरा सपोर्ट वापस से आएगा, क्योंकि आखिरी टॉपिक्स थोड़े थ्योरेटिकल है, तो वो बच्चों को थोड़े हेवी हो जाते हैं, मुझे पता है। तो मैं छोड़ता नहीं हूँ, एग्जाम तक आपको सपोर्ट देते रहूंगा। ठीक है? बस अपना टारगेट है इस बार 40 पार। कोई क्वेश्चन ईओ बैच के लिए लास्ट पूछ रहा हूँ, कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? सो रेगुलर बैच के स्टूडेंट भी ज्वाइन हो गए हैं, वेलकम वेलकम बेटा, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो सभी? सर अच्छे हैं। हाँ। अच्छे हैं सर। ऋषभ, कोई डाउट? सर डाउट तो नहीं है। कहाँ तक पहुंच गए? सर मेरा हो गया, अभी वैल्यू ऑफ सप्लाई हो चुका है। बहुत अच्छा टॉपिक है भाई, सिंपल टॉपिक है ना? हाँ, वैल्यू टाइम ऑफ सप्लाई चल रहा है। टाइम ऑफ सप्लाई चल रहा है। और लेक्चर कहाँ तक अपलोड हो गया है? लेक्चर तो सारे अपलोड है आपके। नहीं नहीं, लाइव स्ट्रीमिंग में कहाँ तक चल रहा है? लाइव स्ट्रीमिंग में टाइम ऑफ सप्लाई का लास्ट लेक्चर बचा है, कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा वो। अच्छा, अभी तक जीएसटी कैसा लगा, इजी लगा? यस सर। हम्म। सर चार्ट बाकी से बहुत जल्दी रिवीजन हो जाता है। चार्ट से रिवीजन हो जाता है। यस सर। फास्ट हो जाता है चार्ट से। क्वेश्चन के डीपीक्यू सॉल्व कर रहा है? यस सर, आज नहीं किया, आज क्योंकि रिवीजन किया था ना, कल टेस्ट है। हाँ, कल टेस्ट है। ठीक है, बढ़िया। यस, बाकी कोई स्टूडेंट, कोई क्वेश्चन, डाउट? सर आपके पढ़ाने के बाद डाउट आते ही नहीं है। थैंक यू मोनिका, थैंक यू, थैंक यू। नहीं, एक्चुअली कैसा है कि कोई भी डाउट सर, प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए, मैं मतलब मैं ऐसा टीचर हूँ, आई डोंट नो कि मुझे ऐसे स्पेशल लेक्चर लेना नहीं आता है, लेकिन हाँ स्टूडेंट जब पूछता है तो मैं बहुत सारी बातें बताता हूँ। लेकिन अभी मैं कोई इन्फ्लुएंसर नहीं हूँ कि मैं कोई स्पेशल सेशन लेके इंस्टा पे आऊँ, यूट्यूब पे आऊँ। लेकिन आप पूछोगे तो मैं, मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं बताने के लिए। हेलो सर। हाँ बोलो बेटा। सर मेरा एक प्रैक्टिकल डाउट था। पूछो। सर मैंने जीएसटी की वेबसाइट पे जाके अपने पापा का जीएसटी नंबर डाला था। हाँ। उसमें GST R1 की जो डेट है ना, वो 18-19 तारीख को फाइल करते हैं। नहीं बेटा, आर वन आई एफ GSTR1, एफ हाँ, R1 IFF। IFF। यस सर। 18 नहीं होगा, 13 होगा। नहीं, एक साथ करते हैं पापा। 15-16 तारीख को देके आते हैं स्टेटमेंट एडवोकेट को। एक ही दिन हो जाते हैं दोनों, थ्री भी। IFF और फाइल कर रहा है कि GSTR1 फाइल कर रहा है? GST R1 IFF लिखा था उस पर। नहीं, उसकी लास्ट डेट तो 13 तारीख है। यस सर, पता नहीं, उसी में नहीं, तो बीच डाउट में था। कोई हो सकता है कि एक्सटेंशन आया हो, मेरा ट्रैक नहीं है। पर बाय रूल एक कभी कभी कुछ मंथ में एक्सटेंशन आ जाते हैं, पर बाय रूल 13 तारीख है। यस सर। हम्म। थैंक यू बेटा, सृजन, थैंक यू। 10 मार्च तक, एक सवाल है पुनीत का कि 10 मार्च तक अगर ईओ बैच हम कंप्लीट कर ले तो सर रिवीजन हो जाएगा क्या अच्छे से? हाँ बेटा, हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, पर कोशिश करो कि मार्च फर्स्ट वीक में ख़त्म कर देना। ठीक है? क्योंकि आपको बाकी सब्जेक्ट भी पढ़ना है, तो जल्द से जल्द ख़त्म कर देना।
यस, और किसी का कुछ डाउट बेटा? अब यस थोड़ा सर, मैं यस सर। आपको, हाँ, थोड़ा मैं आपको आज पेपर स्ट्रक्चर दिखाता हूँ। फिर चलो, आपके पास डाउट नहीं हो, कोई डाउट क्वेश्चंस नहीं होंगे, तो पेपर स्ट्रक्चर जो है डाउनलोड किया है क्या? थोड़ा पेपर पे बात करते हैं, कैसे पेपर आते हैं टैक्सेशन के। इस पर वैसे वीडियो तो आएगा मेरा, वो थोड़ा डिटेल में देख लेना आपका जब सिलेबस खत्म हो जाएगा तो। स्ट्रेट यून विथ थिंक जीएसटी, थिंक विशाल सर, उस पर भी आ जाएगा, और वी स्मार्ट एकेडमी के चैनल पे आ जाएगा, हमारे ग्रुप में भी मैं डाल दूंगा। मैं थोड़ा आपको समझा देता हूँ पेपर पैटर्न कब है, तब तक कोई डाउट हो गए? टेस्ट की प्रिपरेशन कौन से नोट से करें, मतलब क्या? नताशा, थैंक यू शिवम बेटा। नताशा, थोड़ा आप क्लैरिफाई करोगे? ठीक है, चलो मैं ये आपको कर देता हूँ। देखो, टैक्सेशन जो है ग्रुप 1 में आपका पेपर 3 रहेगा। ठीक है। अब इसमें दो पार्ट होते हैं, मतलब आपको जब क्वेश्चन पेपर मिलता है तो दो पार्ट होते हैं। एक होता है पार्ट 1 एमसीक्यू वाला पार्ट होता है, और पार्ट 2 डिस्क्रिप्टिव वाला होता है। अब इसमें अगर हम देखें तो डायरेक्ट टैक्स, जिसे हम इनकम टैक्स कहते हैं, वो 50 मार्क्स का होता है, और इनडायरेक्ट टैक्स, जिसे हम जीएसटी कहते हैं, वो 50 मार्क्स का। ऐसे क्वेश्चन पेपर में दो सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी। ठीक है। अब सेक्शन ए और सेक्शन बी, एक मिनट में देखता हूँ, अगर मेरे पास पेपर हो तो मैं व्हाट्सएप में देख लेता हूँ एक बार। ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, अब यहाँ पे जब एमसीक्यू पूछते हैं तो एमसीक्यू 30 मार्क्स का पूछते हैं, जो पार्ट 1 में होता है। ठीक है, और पार्ट 2 में डिस्क्रिप्टिव होता है। एमसीक्यू 30 मार्क्स का जो होता है वो इनकम टैक्स एज वेल एज जीएसटी के लिए होता है, और ये 30 मार्क्स का दोनों इनकम टैक्स और जीएसटी मिला के होता है। अब इस एमसीक्यू के आंसर टू बी मार्क ऑन द ओएमआर आंसर शीट एज गिवन ऑन द कवर पेज ऑफ डिस्क्रिप्टिव आंसर बुक। अब आपको एक डिस्क्रिप्टिव आंसर बुक मिलती है, उसका जो एक कवर पेज होता है आंसर बुक का, ओएमआर का आंसर शीट अलग नहीं होता है। ओएमआर के लिए डिस्क्रिप्टिव जो है, वो डिस्क्रिप्टिव जो आंसर शीट मिलती है, उस पे पहले पेज पर आपको ओएमआर, मतलब जो करेक्ट आंसर है, उसको ब्लैक पेन से आपको यहाँ पे गोले मारने पड़ते हैं। ओके, कि जो भी आंसर होगा इस तरह से गोले मारने पड़ते हैं। ये आपको पता है सभी को? यस सर, यस यस सर। सर। ठीक है। फाउंडेशन। हाँ, पर इसमें यस इतना सर। सब कुछ होने के बाद भी स्टूडेंट जो है मिस्टेक कर देते हैं। और स्टूडेंट क्या करते हैं कि वो डिस्क्रिप्टिव, जैसा अभी समझ लो डिस्क्रिप्टिव आंसर शीट मिली है, तो डिस्क्रिप्टिव आंसर शीट में क्या हो जाता है, पहले पेज पर गोले मारने के बाद बोला है क्लियरली ओएमआर आपको, लेकिन वो क्या करते हैं आंसर में, ओके, मतलब 1 का ये रहेगा, सी सी ऑप्शन रहेगा, वो आंसर में लिखते हैं। 99% बच्चों को पता होता है, लेकिन उसके बाद भी 1% बच्चा गलती करता है, वो आंसर शीट में लिख देता है। नहीं, आपको सिर्फ गोले मारना है। इनकम टैक्स में 15 मार्क्स का एमसीक्यू आता है, 15 मार्क्स का एमसीक्यू आता है, और जीएसटी में 15 मार्क्स का आता है। अब ये जो एमसीक्यू होता है बेटा, ये केस बेस्ड सिनारियो होता है, मतलब केस सिनारियो होता है। इस अब आपका एक सवाल होगा कि सर, केस सिनारियो मतलब 4 केसेस आती हैं, यहाँ पे केस स्टडी आती है पूरी, और केस स्टडी पर फिर आपको दो दो एक एक मार्क के एमसीक्यू पूछे जाते हैं। ये एक केस सिनारियो यानी एक केस स्टडी 5 to 6 मार्क्स की होती है। सर, डायरेक्ट एमसीक्यू आते हैं क्या? डायरेक्ट एमसीक्यू आते हैं, पर वो सिर्फ दो एमसीक्यू डायरेक्ट एमसीक्यू आते हैं, और वो जो होते हैं 1 और 2 मार्क्स के होते हैं। बाकी आपको केस बेस यानी केस सिनारियो बेस्ड एमसीक्यूज जो है वो 4 होते हैं। पूरी केस स्टडी आती है, और उसके ऊपर अलग अलग क्वेश्चन 1 मार्क 2 मार्क के आपको पूछते हैं। तो सर, हमें एमसीक्यू की प्रैक्टिस कुछ अलग से करना है क्या? तो मैं आपको कहूंगा कि नहीं, एमसीक्यू की प्रैक्टिस अभी मत करो। अभी आप जो डिस्क्रिप्टिव मैंने क्वेश्चन दिए है, वो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन की ही प्रैक्टिस करो। एमसीक्यू की करने की आपको जरूरत नहीं है। एक बार आपका डिस्क्रिप्टिव हो जाए तो इंस्टीट्यूट की एक बुकलेट है एमसीक्यू की, या मैंने आपको पीडीएफ दी है एमसीक्यू की, ओके, आपके लॉगिन में। तो सॉरी, हाँ, आपके लॉगिन में एमसीक्यू की पीडीएफ आपको मिल जाएगी, वो आप सॉल्व कर सकते हो। लेकिन एमसीक्यू को ऐसा फील मत करो कि अरे एमसीक्यू नहीं हुआ मतलब आपका सिलेबस नहीं हुआ। नहीं, डिस्क्रिप्टिव कर लिए मतलब आप एमसीक्यू को इजीली हैंडल कर सकते हो। डोंट वरी फॉर दैट, बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते हो अगर आप डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस करते हो। फिर एमसीक्यू को अगर क्यों करना चाहिए सर, वैसे भी तो हम डिस्क्रिप्टिव से हैंडल कर लेंगे। एमसीक्यू आपने इसलिए करना चाहिए क्योंकि आपको थोड़ी बहुत प्रैक्टिस होनी चाहिए कि भाई केस बेस्ड सिनारियो आए तो कम टाइम में, हाँ, आपकी स्पीड मेंटेन करने का, कम टाइम में फटाफट आंसर कैसे निकालना चाहिए।
वो सिर्फ उसके लिए प्रैक्टिस करो। कॉन्सेप्ट एमसीक्यू के अलग हो, डिस्क्रिप्टिव के अलग हो, ऐसा नहीं होता है। लॉ लॉ होता है। ओके, लॉ LAW लॉ होता है, LOIV नहीं, ठीक है। तो लॉ लॉ होता है। तो वो तो तुम एमसीक्यू फॉर्म में पढ़ो या डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में पढ़ो, प्रोविजंस तो वही होगी। अब वैल्यू ऑफ सप्लाई में यहाँ पे सेक्शन 15(2) की अगर मैं बात करूँ तो टैक्सेस ऐड हो गई, फिर वो एमसीक्यू में पूछे या डिस्क्रिप्टिव में पूछे। थर्ड पार्टी एक्सपेंसेस ऐड हो गई, वो एमसीक्यू में पूछे या डिस्क्रिप्टिव में पूछे। जहां तक देखा जाए तो मैं बस आपको इतना ही कहना चाहूंगा कि वो आपको किसी में भी पूछे, तो जहां तक देखा जाए तो ये जो है सिनारियो बेस्ड एमसीक्यू और डायरेक्ट एमसीक्यू, ये आप जब रिवाइज करोगे तो रेफरेंस के लिए यूज करो। उसके बाद में डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस जो होते हैं, जैसे सेक्शन ए और सेक्शन बी, अब जब क्वेश्चन पेपर आता है तो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आपको 70 मार्क्स के होते हैं। तो ये 70 मार्क्स का जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस होते हैं यहाँ पे, इसमें 35 मार्क्स का इनकम टैक्स होता है, 35 मार्क्स का इनकम टैक्स होता है, और बाकी जीएसटी 35 मार्क्स का होता है, जीएसटी 35 मार्क्स का। अब इसमें जो है ना, पहला जो सेक्शन ए होता है उसमें टोटल क्वेश्चन जो पूछते हैं वो इनकम टैक्स का होता है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी क्वेश्चन होता है। ओके, ये आपको सॉल्व करना ही है। नहीं है, और ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है, हाँ बेटा आप डॉक्यूमेंट शेयर कर रहे हो, मैं ओपन करता हूँ। ऋषभ 2 मिनट, हाँ। तो यहाँ पे ये जो कंपलसरी क्वेश्चन है बेटा, ये कंपलसरी क्वेश्चन आपको कंप्यूटेशन ऑफ इनकम पे आता है, जिसमें पांचों हेड की एडजस्टमेंट, ओके, या फिर डिडक्शन वगैरह जो भी होगे सारे एडजस्टमेंट के साथ आता है। और आपको क्वेश्चन नंबर 2 to 4 में, यानी 2 3 4 में आपको दो ही क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं, एक क्वेश्चन ऑप्शन पे मिल जाता है। ठीक है, तो ये तो हुआ इनकम टैक्स का। उसके बाद में जीएसटी चालू होता है क्वेश्चन नंबर 5 से। क्वेश्चन नंबर 5 कंपलसरी क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन नंबर 5 में अगर देखा जाए जो कंपलसरी क्वेश्चन है, ए जो है वो 10 मार्क्स का होता है, और क्वेश्चन नंबर 5 का बी ये 5 मार्क्स का होता है। सर ये जो 10 और 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ये न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। न्यूमेरिकल बेस्ड मतलब कंप्यूटेशन ऑफ नेट जीएसटी, मतलब आपको आउटवर्ड सप्लाई दिए है, आईटीसी दिया हुआ है, और नेट जीएसटी निकालना है आपको। या कंप्यूटेशन ऑफ वैल्यू, मतलब टोटल टैक्सेबल वैल्यू निकालो अगर आपने वैल्यू ऑफ सप्लाई किया। तो जब से न्यू सिलेबस में जीएसटी 50 मार्क्स का हुआ है, यानी 24 का मई, उसके बाद सितंबर जनवरी, ये 3 एग्जाम के अगर मैं पेपर ले लूं तो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीटली न्यूमेरिकल आता है 15 मार्क्स का, और वो कंप्यूटेशन पे होता है। नाउ अब ये क्वेश्चन नंबर 5 जो है, इसमें जो 10 मार्क का क्वेश्चन आता है बेटा, ये 10 मार्क का क्वेश्चन जनरली टॉपिक को मिक्स कर लेता है। मतलब क्या, इसमें एक आधी एडजस्टमेंट सप्लाई की होगी, कुछ कंपोजिट और मिक्स सप्लाई की होगी, आरसीएम का दे दिया गया कि भाई लॉयर की सर्विस ले ली, ट्रांसपोर्टर की सर्विस ले ली, या ईसीओ पे, इस बार जो जनवरी में एग्जाम हुई उसमें ईसीओ पे क्वेश्चन पूछ लिया था, ओमनी बस पे पूछा था। ओमनी बस किसी को याद है ईसीओ में? यस। इस यस सर। याद है ना? यस सर। हाँ सर कंपनी कंपनी रहती है उसमें। हाँ करेक्ट, ओके, कंपनी होगी नहीं तो ईसीओ देता है। ओमनी बस पे पूछ लिया था। अच्छा, इसमें क्या हो जाता है, सप्लाई का भी कंसेप्ट होता है, कंपोजिट सप्लाई, और वैल्यू ऑफ सप्लाई की भी एडजस्टमेंट होती है उसके अंदर एक आधी, कि भाई इंटरेस्ट रिसीव हुआ, डिले पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन का, कुछ एक दो एग्जाम्शन डाल देते हैं उसके अंदर। अब एग्जाम्शन बड़ा चैप्टर है, उसमें का एक आधा एग्जाम्शन डाल दिया, ओके, कि भाई ये भी सर्विस देते हैं। प्लेस ऑफ सप्लाई, तो कोई ट्रांजेक्शन जो सप्लाई का दिया है उसमें वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई महाराष्ट्र से गुजरात में बेचा, सप्लाई तो है, लेकिन ये इंटरेस्ट रेट है, आप आइडेंटिफाई करो जहां गुड्स की मूवमेंट टर्मिनेट होगी, आएगा आएगा प्लेस ऑफ सप्लाई। उसके बाद में आईटीसी, इनवर्ट सप्लाई की डिटेल्स दे देते हैं कि ये खरीदा, फिर वो आपको लगाना पड़ता है ब्लॉक, और कंपोजिशन। तो ये जो भी वो 10-12 एडजस्टमेंट पूछते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में, ओके, वो 10-12 एडजस्टमेंट ये मोस्टली, मैंने कॉम्प्रेहेंसिव चैप्टर, मोस्टली ये चैप्टर पे होती है। ओके, सप्लाई, कंपोजिट सप्लाई, मिक्स सप्लाई। तो यहाँ स्टूडेंट क्या सोचता है कि सर मुझे रट्टा मारना पड़ेगा क्या, सप्लाई इतनी बड़ी थेरी। मैं सच में कहूँ क्या, तुम जो थेरी पढ़ रहे हो सप्लाई की या केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन कर रहे हो, जब तुम क्वेश्चन नंबर 1 देखोगे 10 मार्क्स का, तो थेरी से ज्यादा न्यूमेरिकल रिमार्क लिखने पड़ते हैं बस आपको। ओके, कि भाई उसने जो है आईटीसी लिया और उसने ये असेट जो थी परमानेंट ट्रांसफर कर दी। ओके, तो आपको लिखना पड़ेगा सप्लाई है, उसकी मार्केट वैल्यू दी थी, आपको मार्केट वैल्यू ले लेना पड़ेगा और नोट
नोट लिखना पड़ेगा कि एज पर पैरा 1 ऑफ शेड्यूल 1, ओके, परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट ऑन विच आईटीसी टेकन विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई। तो आपको कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन जो आते हैं वो वो आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में, पर क्वेश्चन नंबर 10 जो है, अगर आपको अच्छे मार्क्स लेना है, ओके, तो ये टॉपिक पे आपको अच्छा होल्ड चाहिए। मैं बाद में ये फाइनल होने के बाद मैं आपको शेयर कर दूंगा, जिसमें अभी समझा दो, फिर आपके ग्रुप में मैं शेयर कर दूंगा, इसका सेशन भी शेयर कर दूंगा, स्पेशल सेशन मैं लेने वाला हूँ क्वेश्चन पेपर दिखा के, लेकिन आपके टॉपिक नहीं हुए इसलिए आपको नहीं समझेगा, पर ये जब सेशन हो जाएगा और ये नोट्स आपको मैं शेयर कर दूंगा बाद में, ठीक है। तो ये ऐसे 10 to 5 मार्क्स जो है, ओके, न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं। अब उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 से लेके 8 तक की अगर हम बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 6 से 8 में से आपको 2 ही क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और एक क्वेश्चन ऑप्शनल मिल जाता है। अब ये जो क्वेश्चन नंबर, ये 15 मार्क का पहला क्वेश्चन हो गया, और आपको 2 क्वेश्चन, क्योंकि 35 मार्क्स का होता है, तो 2 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं और वो 10-10 मार्क्स के लिए होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 का अगर हम ट्रेंड देखें पिछले 3-4 पेपर का, तो 5 और 5 मार्क्स का होता है। इसमें न्यूमेरिकल्स या केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। अगेन न्यूमेरिकल मतलब आपको टोटल वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू निकाल के देना है, या फिर आपको जो है यहाँ पे केस स्टडी दी है, उस केस स्टडी को एक्सप्लेन करना है। ओके, जनरली ये केस स्टडी किस पे आती है वापस, हाँ, केस स्टडी या न्यूमेरिकल सप्लाई पे आएगा, या कंपोजिशन लेवी यहाँ कवर हो जाएगा, या आरसीएम पे केस स्टडी, आईटीसी पे केस स्टडी, प्लेस ऑफ सप्लाई पे, यानी 4 अटेम्प्ट अगर देखें पिछले, तो 3 अटेम्प्ट में, ओके, एक 5 मार्क का क्वेश्चन प्लेस ऑफ सप्लाई पे उन्होंने रखा ही है, आगे आएगा प्लेस ऑफ सप्लाई, कंटिन्यूस आ रहा है 5 मार्क का एक क्वेश्चन प्लेस ऑफ सप्लाई पे, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं। उसके बाद में टाइम ऑफ सप्लाई इसमें पूछ लिया जाता है ना। तो अगर 2 क्वेश्चन देखें तो, या अगर हम 15 और 10, तो 25 मार्क्स के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस मोस्टली रहते हैं, जिसमें रिमार्क लिखना इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए जब आप क्वेश्चन यार सॉल्व करो ना, तो क्वेश्चन यार में जीएसटी में टेबल से ज्यादा रिमार्क का स्क्रिबलिंग करो। जितना आप स्क्रिबल करोगे रिमार्क पे, यानी वो टेबल वेबल के पीछे मत पढ़ो, तो आप टाइम पे भी कर लोगे, लेकिन रिमार्क पे जितना स्क्रिबल करोगे रफ में, हाँ मुझे ऐसे लिखना है, इसका रिमार्क ऐसे लिखना है, इसका नोट ऐसे देना है, जितना उसके ऊपर प्रैक्टिस करोगे उतना तुम कॉन्फिडेंट होगे कि पहले 2 क्वेश्चन 15 + 10 यानी 25 मार्क्स के क्वेश्चन बहुत अच्छे से आप ले सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7 अगेन केस स्टडी बेस और या डायरेक्ट क्वेश्चन। अब देखो बहुत सी बार, ओके, कुछ कभी केस स्टडी बेस आते हैं, कभी डायरेक्ट क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछ लेते हैं, ओके, कि भाई स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन रजिस्ट्रेशन में, ओके, रजिस्ट्रेशन में पूछ लिया कि भाई वो ये स्टेट में रहता है और वो ये स्टेट में रहता है, तो कब कब इसकी थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है, या कंपलसरी रजिस्ट्रेशन क्या है। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन या कुछ केस स्टडी बना के आते हैं। आपके ये जो आखिरी वाले टॉपिक है, जैसे रजिस्ट्रेशन हुआ, इनवॉइस हुआ, पेमेंट हुआ, रिटर्न हुआ, अकाउंट रिकॉर्ड्स, टीडीएस टीसीएस, ये टॉपिक थोड़े आपको मैं बोलता हूँ, ओके, पहली बार जब मेरे साथ पढ़ोगे थोड़ा हेवी जाएगा ये टॉपिक, क्योंकि आपको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, इसलिए थोड़े ये टॉपिक जो आखिरी आखिरी वाले हेवी जाए, पर डरना मत, मैं हूं आपके साथ। एक बार मैं जैसा पढ़ाता हूँ वैसा पढ़ लेना, जैसा मैं पढ़ाता हूँ उसमें क्या हो जाएगा, आपका बेसिक अंडरस्टैंडिंग बहुत क्लियर हो जाएगा। पर आपको ये फील जरूर आएगा कि भाई पहले जो टॉपिक सर ने कवर किए, ओके, ये टॉपिक्स में होल्ड आ गया, याद आता है, ओके, और ग्रिप आती है। और ये जो टॉपिक्स है रजिस्ट्रेशन, इनवॉइस, पेमेंट ऑफ टैक्स, ये सर ने पढ़ाया पर ग्रिप नहीं आ रही है, पर मेरे पे ट्रस्ट रखना, एक बार क्लास के साथ मेरे साथ कंप्लीट कर लेना, सडन कोई डिसीजन मत लेना, और फिर मेरे इसको कंसोलिडेट करता हूँ चैप्टर को मैं रिवीजन से। तो आपने बाद में इसकी रिवीजन जरूर देख लेना, जो मैं कंसोलिडेट करता हूँ रिवीजन में। तो जो भी स्टूडेंट मेरी इसकी रिवीजन देख लेता है, तो बेसिक तो हमने अच्छे से पढ़ा। फर्क क्या है पता है क्या, तुम रेगुलर बैच और रिवीजन में क्या है, जब तुम रेगुलर करते हो तो मेमोरी कनेक्शन लगाती है, ओके, पर वो कनेक्शन ब्रेक होते हैं बहुत सी बार, ये मेमोरी का नेचर है, और कनेक्शन लगते हैं फिर ब्रेक होते हैं, ब्रेक होते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। लेकिन जब आप रिवीजन करते हो ना, तो रिवीजन में मेमोरी के वो कनेक्शन स्ट्रांग हो जाता है, और फिर आपको समझ में आता है अच्छा ये ऐसा है। इसलिए बेटा, ओके, स्टूडेंट्स को रिवीजन कराने वाली फैकल्टी ज्यादा अच्छी लगती है एज कंपेयर टू रेगुलर, ऐसा होता है ना। हाँ? मतलब एक सिंपल वे में हनुमान हम बनाते हैं, ओके, पर उड़ाना कोई दूसरा बता देता है, अरे बॉस यही है, ऐसा ही है, ओके, नहीं, मेरे केस में हनुमान भी मैं ही बनाऊंगा और उड़ाना भी मैं ही सिखाऊंगा, एग्जाम तक कैसे उड़ा जाए, ठीक है। अरे हाँ या ना, कुछ तो बोलो नालायको। यस सर। हाँ, तो ऐसे केस में किसी के और के लिए सर नहीं देखना है, कोई आपको प्रैक्टिस बैच वगैरह कुछ भी किसी का नहीं करना। मैं बैठा हूं ना, मैं बैठा हूं, मैं आपका सब कुछ कर, मैपिंग एक जगह रहने दो, ओके, बिल्कुल डाइवर्ट नहीं होना, ओके, कि भाई कोई यहाँ यूट्यूब पे आ गया, उसने बोल दिया कि ऐसा कर लो, वैसा कर लो, वैसा कर लो, वैसा कर लो, ठीक है, मैं आपका सब कुछ करवाऊंगा। अगर उसके बाद भी नहीं होता है तो वो आप अपने डिसीजन लेना, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं एग्जाम तक आपके साथ रहूं, ठीक है। तो जहां तक है ये जो है
रजिस्ट्रेशन वगैरह चैप्टर पे कुछ मैंने एक आधा क्वेश्चन ऐसा होता है, क्वेश्चन नंबर 7 या 8 में, कि जो मैनेजेबल नहीं रहता है। पर सच में कहूँ क्या, आपको 3 में से 2 ही सॉल्व करना है, तो दो दो तो आप सिलेक्ट कर सकते हो प्रॉपरली। हाँ, एक आधा कोई अच्छा थ्योरी में से क्वेश्चन आ गया, ईवे बिल में से आ गया, जो टाइम पे क्लिक नहीं हो रहा है, मैनेजेबल नहीं हो रहा है, ठीक है ना, छोड़ दो उसको। पर बाकी 2 तो क्वेश्चन आप सिलेक्ट कर ही सकते हो, एक तो ऑप्शन मिल जाता है। और क्वेश्चन नंबर 8 में तो ऑप्शन में ऑप्शन मिल जाता है। मतलब क्वेश्चन नंबर 8 में जो ए होता है, ए में और मिल जाता है, दिस और दिस ऐसा और मिल जाता है, तो उसमें और एक ऑप्शन मिल जाता है। इसलिए जीएसटी को ऐसा बर्डन लेके मत बैठना। जब आप क्वेश्चन पेपर देखोगे तो 25 मार्क्स आउट ऑफ 35, 25 मार्क्स न्यूमेरिकल में निकल जाता है, केस स्टडी में या न्यूमेरिकल में निकल जाता है। और 10 मार्क 7 या 8 में से कभी कभी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आ गए। मैं तो कभी कभी कहता हूँ स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आ गए तो इजी होते, सीधा सीधा लिखो और पॉइंट्स ले लो। ओके, तो जीएसटी पढ़ते वक्त अप्रोच बहुत क्लियर रखना। अप्रोच ये मत सोचना कि मुझे ये पूरे पेज वाइज रट्टा मारना पड़ेगा, वर्ड टू वर्ड देखना पड़ेगा, नहीं। अप्रोच ये रखना कि मेरे सामने क्वेश्चन है और मैं रिमार्क स्क्रिबल कर रहा हूँ। जितना आप स्क्रिबल करोगे रिमार्क को, उतना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ओके, और एग्जामिनेशन क्वेश्चन, और मैं आपको एक बात कहूँ क्या, कि ये अगर चैप्टर हो जाए ना आपके, ओके, किसी को यहाँ पे एनएस, ये चैप्टर आपके अगर हो जाए, ओके, तो इसके बाद एक आखिरी वाला चैप्टर है हमारे क्वेश्चन में, कंप्यूटेशन ऑफ जीएसटी। वो अगर आप सेल्फ सॉल्व कर सके ना, तो ये 25, ये पहले 10 मार्क और 5 मार्क, ये कंपलसरी क्वेश्चन आपके लिए सबसे इजी हो जाएगा। ओके, तो ये चैप्टर का आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। इतने चैप्टर जैसे ही हमारे रेगुलर बैच में खत्म हो जाएंगे, इतने चैप्टर, ओके, तो आप जो है वो कंपटीशन ऑफ जीएसटी आखिरी वाले चैप्टर पे चले जाना। उसमें सारे वो क्वेश्चन लिए जो 10 मार्क के लिए होते हैं। और हर क्वेश्चन के एंडिंग एंडिंग में जो कंबाइंड क्वेश्चंस होते हैं, जो बड़े क्वेश्चंस होते हैं, वो 10 मार्क के होते हैं। अगर तुमने ये 10 मार्क का क्वेश्चन अच्छे से हैंडल कर लिया ना, तो फिर तुम्हारा पेपर बहुत ईजी है, तुम वैसे ही लिख लो 35 प्लस चलेगा। और ये तो इस पे थोड़ी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ती है, क्योंकि ये बहुत कंबाइन पूछा जाता है और सारे चैप्टर को रिकॉल करके आपको प्रिसाइसली लिखना पड़ता है। और ये होता है प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, मैं आपको ये बता दूं। सबको क्लियर? यस सर। यस, तो ये सर वो प्रैक्टिस, यस सर। तो ये जो है आप अच्छे से इसके ऊपर प्रैक्टिस करना। देखो, आपने ये हैंडल कर लिया ना, तो आप मेरे से लेके जाओ 35 प्लस, ये हैंडल कर लो बस, पहला क्वेश्चन। और इसके लिए प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। ओके, तो इस तरह से आएगा। फिर मैं आपको प्रायोरिटी, आपका सिलेबस नहीं हुआ है इसलिए, ये तो मैंने बनाया था जिसका May 25 एग्जाम है, मुझे अभी एक वीडियो अपलोड करना है उनके लिए कि अब तुमको कैसे पढ़ना है 2 महीने में, और कैसे प्रायोरिटी चैप्टर्स रखने हैं। और मैं थोड़ा और डिटेलिंग कर रहा हूँ कि सप्लाई पढ़ते वक्त आपको फोकस क्या करना है, आपको प्रैक्टिकल बेस फोकस करना है कि आपको न्यूमेरिकल बेस फोकस करना है, तो उसकी डिटेलिंग कर रहा हूँ। ये वीडियो मैं आपको भी प्रोवाइड कर दूंगा बाद में, जब आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा। चलो, एक जनरल मैंने आपको बता दिया। अब आप अपने क्वेश्चन पूछो, किसी को क्वेश्चन हो गए तो। सर ग्रुप टू की लाइव गाइडेंस क्लासेस होगी? हाँ निकेत, एक बार रिपीट करो बेटा। सर वो ग्रुप टू की लाइव गाइडेंस क्लासेस होगी क्या? ग्रुप 2 की मतलब? अच्छा, ग्रुप 2 सर की ये लाइव ग्रुप वन गाइडेंस के होगी बाद होगी होगी। होगी ना सर? थैंक यू सर। ओके बेटा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, बोलो बेटा। सर जैसे आपने भी बताया कि सेक्शन ए इनकम टैक्स होता है, सेक्शन बी जीएसटी, तो हम हाँ ऐसे कर सकते हैं कि हम पहले सेक्शन बी अटेम्प्ट कर लें फिर हाँ इनकम हाँ टैक्स हाँ, करें। चलेगा चलेगा, चलता है। ठीक ठीक है सर। हम्म। थैंक यू। यस नैन्सी, बोलो बेटा। सर वो कंपोजिट सप्लाई में ना एक डाउट था। बोलो बोलो बोलो, डाउट का तो वेट ही कर रहा हूँ। सर वो आपने ना एक्सप्लेनेशन है ना समझाया था ना कि एग्रीगेट टर्नओवर इंक्लूड्स थ्रेशोल्ड और स्टेट टर्नओवर डजंट इंक्लूड थ्रेशोल्ड, तो वो समझ में नहीं आ रहा सर। अच्छा, वर्डिंग्स पे मत जाओ, लॉजिक पे चलते हैं, ठीक है। मुझे ये बताओ, अम, समझ लो प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर है, ठीक है, और तुमने 20 लाख का थ्रेशोल्ड लिया। थ्रेशोल्ड क्या होता है नैन्सी? थ्रेशोल्ड सर लिमिट होती है, अगर उससे ज़्यादा अगर हम कमा रहे हैं तो हमें जीएसटी इनवॉइस वगैरह सब मेंटेन करना पड़ता है ना। अच्छा, पहला क्वेश्चन, ये थ्रेशोल्ड हर साल मिलता है, या जैसे ही 20 क्रॉस हो गया आप तुमको परमानेंटली लाइव जीएसटी देना पड़ता है? 20 क्रॉस हो गया तो लायबल हो जाते हैं और हर जीएसटी। साल 2020 मिलता है, कि एक बार क्रॉस हो गया तो अब ऑलवेज तुमको जीएसटी देना पड़ेगा? एक बार क्रॉस हो गया तो ऑलवेज। करेक्ट। समझ लो, मेरा
ये मैं थ्रेशोल्ड में था, 20 के नीचे था, ये 20 लाख है, ये 20 लाख है। ठीक है। अब ये पहला केस फॉर एग्रीगेट टर्नओवर। दूसरा केस टर्नओवर इन स्टेट। तेरे पास एक क्लाइंट आया, अब इसको ऐसा समझ, जिम्मेदारी से समझ। हाँ, तेरे पास एक क्लाइंट आया और उसने कहा कि अब अगर आपका यहाँ पे टर्नओवर इन स्टेट, अब पहला लेता हो एग्रीगेट टर्नओवर। तो एग्रीगेट टर्नओवर में तुझे, यू आर एलिजिबल फॉर सीएल। क्यों? क्योंकि प्रीसीडिंग ईयर तेरा 10 लाख ही था, थ्रेशोल्ड के नीचे थी। अभी भी थ्रेशोल्ड के नीचे थी, इसलिए 20 लाख का थ्रेशोल्ड लिया। यू आर एलिजिबल फॉर सीएल। अब मुझे बता, तुझे सीएल कितना मिलना चाहिए? मतलब ये 20 पकड़ के आगे का 130 मिलना चाहिए, या ये 20 छोड़ के 150 मिलना चाहिए एक्स्ट्रा? यस वन नैन्सी। थर्टी 130। क्यों 130? नहीं नहीं, डोंट वरी, मैं तुझे सपोर्ट करूंगा, बता क्यों 130? सर वही तो समझ में नहीं आ रहा। गवर्नमेंट क्या कहती है, हम आपको सीएल क्यों दे रहे हैं? अच्छा नैन्सी, सीएल क्यों मिलती? सर वो जो स्मॉल डीलर्स होते हैं उनको है ना टैक्सेस वगैरह ज्यादा मेंटेन नहीं करने होते, ज्यादा हाँ डिटेल तो करने। वही कह रही है ना गवर्नमेंट। गवर्नमेंट तो कहती है थ्रेशोल्ड देना, ये सीएल देना हमारे लिए बर्डन है, हम तो चाहते हैं कि तुम रिकॉर्ड मेंटेन करो, पर लोगों के लिए कभी कभी कुछ चीजें करनी पड़ती है। तो गवर्नमेंट कहती है कि भाई 150 लाख का तुम्हारा टर्नओवर तक हम आपको सीएल दे रहे हैं। तो क्यों 150 लाख के थ्रेशोल्ड तक टर्नओवर तक सीएल दे रहे हैं? क्योंकि हम ये समझते हैं कि 1.5 करोड़ के टर्नओवर तक तुम्हारे से रिकॉर्ड मेंटेन करना नहीं होगा, उसके बाद तो करना ही पड़ेगा ना रिकॉर्ड मेंटेन आपको। अब 1.5 करोड़ में ये क्या लॉजिक बनता है कि 20 को छोड़ के 130? अरे भाई 1.5 करोड़ मतलब तुम बड़े हो गए अब। ओके, तो अभी तू ऐसा तो नहीं बोल सकती है कि मैं 25 साल की हो गई, तो मैं 25 साल की हो गई तो उसमें से 5 साल तो मेरे को समझा ही नहीं, लाइफ के पहले 5 साल मेरे को तो कुछ समझता ही, मैं तो छोटी बच्ची थी। अरे पर तू छोटी बच्ची थी तो 20 साल थोड़ी बोली जाएगी, तो 25 साल की ही बोली जाएगी। नैन्सी समझा क्या? यस सर। हाँ। हाँ सर समझा। तो गवर्नमेंट ये कहती है कि भाई तू था होगा थ्रेशोल्ड में, पर तूने धंधा तो किया ना, तूने सेल तो किया ना। ओके, अब तू उतना ग्रो तो किया ना, तेरा प्रॉफिट तो हुआ ना। तो तू ऐसा मत समझ कि 20 प्लस प्लस 150 क्या लॉजिक बनता है। ओके भाई 150 है तो एग्रीगेट, एग्रीगेट मतलब टोटल, टोटल तो जब तू 150 निकालेगा तो तेरा थ्रेशोल्ड 20 प्लस बचा हुआ ऐसा लिया जाएगा। नैन्सी अब समझी क्या? यस सर। अच्छा, तेरे को वो एज वाला एग्जांपल से एकदम समझ में आ गया, ठीक है। हाँ सर। हाँ, तो 20 प्लस 130 लिया जाएगा, समझ में आया क्या? यस। लेकिन अब ये 20 लाख है और 130, ये तो क्लियर हो गया, 150 लिया जाएगा एग्रीगेट टर्नओवर। अब टर्नओवर इन स्टेट टैक्स देने के लिए होता है कि कितने पर टैक्स देंगे। तो हम टैक्स कितने पे देंगे? तो ये 20 लाख पे हम टैक्स क्यों दे? क्योंकि ये तो थ्रेशोल्ड में ही था। तो ठीक है ना, 150 टोटल लिया जाएगा, पर 150 टोटल में 20 तो मेरा थ्रेशोल्ड ही था, उस पे क्यों टैक्स दूं मैं? और ये तो इनडायरेक्ट टैक्स है। अब जब मैं थ्रेशोल्ड में था तब एक बच्चा आया, उसने चॉकलेट खरीद ली, ओके, तब उसको जीएसटी नहीं लगाया। अब मेरा थ्रेशोल्ड क्रॉस हो गया, अब आप बोलोगे कि पहले 20 पर भी जीएसटी लगाओ, तो बच्चे को कहाँ ढूंढूं? इनडायरेक्ट टैक्स है। ओके, उसको कॉल करूंगा, बेटा तूने चॉकलेट खरीदी थी ना जब मैं थ्रेशोल्ड में था, तू एक दिन आया था, तूने चॉकलेट खरीदी थी ना, तो मैंने तेरे को जीएसटी नहीं लगाया, नाउ बर्डन पास ऑन। वो बच्चा बोलेगा मम्मी। अरे समझा क्या? अब उसको तो हम बुला नहीं सकते नैन्सी, जिसको 20 लाख का थ्रेशोल्ड में दे दिया। यस सर। तो फिर गवर्नमेंट कहती है कि वो पुराने 20 लाख पे जीएसटी नहीं चाहिए हमको। जब तुम टैक्स देने जाओगे तो वो टैक्स रिमेनिंग जो 130 है, समझ में आया क्या? जो रिमेनिंग 130। 130 है, तो जब तुम एग्रीगेट टर्नओवर लोगे, जब टोटल लो, लेकिन टैक्स दोगे तो रिमेनिंग पे दो जितना भी तुम्हारा बचा। ओके सर। हाँ, थैंक यू। ठीक है बेटा। यस सोहम पूछो। हाँ सर, मेरे को वो पूछना था 17(5)(a) का, जो डेमो व्हीकल वाला आईटीसी होता है वो। 17, हाँ 5(a), हाँ 17(5)(a), हाँ। उसमें सर वो डेमो व्हीकल वाला समझ में नहीं आ रहा, जो वो रखता ठीक है है, ना। 3 लाइन में समझ। ठीक है, पहला, डेमो व्हीकल तुमने अगर खरीदा, ये तुम्हारे कस्टमर को बताने के लिए, किसको बताने के लिए? कस्टमर। कस्टमर को डेमो बताने के लिए। तो ये इन द कोर्स ऑफ बिजनेस बोला जाएगा।
और यूज फॉर फर्दर सप्लाई बोला जाएगा, यूज फॉर फर्दर सप्लाई। और सिंपल वर्ड में इसका आईटीसी दे दिया जाएगा। अब ये डेमो व्हीकल तू स्टॉक बता या उसको कैपिटल गुड्स बता, तेरे को आईटीसी मिल जाएगा। बेसिक कंडीशन है, कस्टमर को बता डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए तो यूज कर रहा है। लेकिन अगर ये डेमो व्हीकल, आई रिपीट, ये डेमो व्हीकल तू यूज कर रहा है अपने एम्प्लॉय के लिए, कस्टमर को नहीं, एम्प्लॉय के लिए, तो नो आईटीसी, तुझे आईटीसी नहीं मिलेगा। बस ये 2 लाइन में याद रख। सिंपल वर्ड में, तू अगर कस्टमर के लिए यूज करेगा, तू तेरे बुक्स में कैसे भी बता, कैपिटल गुड स्टॉक कैसे भी बता, आईटीसी मिल जाएगा। लेकिन तू एम्प्लॉय के लिए यूज करेगा डेमो व्हीकल, तो आईटीसी नहीं मिलेगा। डन। ओके सर। सर एक और था जो हम्म। एग्जामिशन चैप्टर में, जो एग्रीकल्चर सेक्टर था ना, उसमें हम्म। एक एंट्री 55 है जो इंटरमीडिएट प्रोडक्शन प्रोसेस वाली, हम्म। वो पूछना था उसका मतलब क्या होता है, जो उसमें था हाँ बताता हूँ, मील्स में होता है, इंटरमीडिएट राइस प्रोडक्शन मील्स में। प्रोसेस यानी क्या, मैं बताता हूँ। मेरे एग्जाम्पल लेता हूँ। मेरे यहाँ आज भी खेती है और पापा का शौक है, उनका एज 75+ हो गया, पर वो खेती पे जाते हैं, आज भी नए नए कल्टीवेशन करते हैं। तो हमने, ओके, कुछ ऐसे प्लांट्स लगाए, ठीक है, जिसको, प्लांट तो खेत में लगे, लेकिन वो 3 इंच होने के बाद, मतलब उसकी हाइट 3 इंच होने के बाद, वो प्लांट मिट्टी के साथ निकाल के, एक हम वहाँ पे लैब है, ओके, नागपुर में, वहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन के लिए भेजते हैं कि इसका प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, ओके, जो भी इससे कल्टीवेट, इसका प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए वहाँ इस प्लांट पे प्रोसेस की जाती है, हाइब्रिडाइजेशन किया जाता है, और वो जो प्लांट है, सॉरी, हाँ, वो जो प्लांट है वापस लाके खेत में लगाए जाते हैं। तो इंटरमीडिएट प्रोडक्शन प्रोसेस मतलब क्या, खेत से निकाला गया, कुछ प्रोसेस की गई और वापस कल्टीवेट किया गया, उसको इंटरमीडिएट कहते हैं। उसमें क्लैरिफिकेशन है, और क्लैरिफिकेशन क्या है, रुक जा 2 मिनट, मैं तेरे को एक प्लान बताता हूँ। ओके, वो कैसा, अभी टेरेस पर ही है, मैं जस्ट तेरे को बताता हूँ। हाँ ये देख, इस तरह से प्लांट होता है, और ये प्लांट ऐसे कुछ इसमें उगाया जाता है। नहीं दिख दिख रहा है रहा, क्या वो सभी ग्रीन को? स्क्रीन, ग्रीन स्क्रीन की वजह से नहीं दिख रहा अच्छा, आपकी ग्रीन ब्लैक। स्क्रीन की वजह से नहीं दिख रहा है। हाँ, फिर इसको आप निकालते हैं आप लैब में, नीचे लेके आओ बिल्कुल। उसको ब्लैक टी शर्ट के पास। अपने टी-शर्ट के पास अच्छा, हो ब्लैक सर। टी शर्ट के पास अब हाँ दिख अब रहा। दिख रहा है, हाँ। यस सर हाँ, दिख रहा हाँ तो इसको ऐसा निकाला जाता है कुछ, अभी बहुत सी बार तूने, वो मेरे को नाम नहीं याद आ रहा है यार, वो पॉली पॉली हब देखे क्या तूने? यस सर। हाँ, तो उसमें ऐसा निकाला जाता है, फिर प्रोसेस के लिए भेजा जाता है, और प्रोसेस के लिए भेजने के बाद वापस इसका कल्टीवेशन किया जाता है। तो ये जो प्रोसेस के लिए भेज दिया और वापस कल्टीवेशन किया फार्म में, इसको कहते हैं इंटरमीडिएट प्रोसेस, ठीक है। तो एक क्लैरिफिकेशन था कि भाई पैडी अगर निकाली गई और पैडी प्रोसेस होके अगर फार्म में वापस आती तो इंटरमीडिएट होता, पर पैडी से राइस बना और राइस मार्केट में चले गया, तो वो इंटरमीडिएट प्रोसेस नहीं मानी जाएगी। अब समझे सोहम? यस सर। हाँ ठीक है, चलो नेक्स्ट। सर जो आपने भी डेमो व्हीकल वाला बताया था वो एक बार शो कर दो, स्क्रीनशॉट लेना है। क्या क्या बनाया था? डेमो व्हीकल का जो आपने भी समझाया था। अच्छा, ये ले। थैंक यू सर। और सर एक डाउट था। क्या नाम है? समायरा। समायरा, बोलो, बोलो बेटा। सर, सर आईटीसी चैप्टर में हम एक वो कर रहे थे कि अगर सप्लायर की एग्जेम्पशन, अगर वो एक्सक्लूसिवली सिर्फ एग्जेम्प्ट सप्लाई करता है हम्म। और उसकी एग्जेम्पशन विड्रॉ हो जाती है, हम्म। तो फिर अब वो उस, और अब वो जो सप्लाई कर रहा है वो एग्जेम्प्ट नहीं है तो उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। करेक्ट। तो सर अब उसको थ्रेशोल्ड मिलेगा या नहीं? नहीं नहीं, एग्जामिशन विड्रॉ हो गया और उसका टर्नओवर 20 लाख के ऊपर चले गया है, 40 लाख के ऊपर चले गया, तो नहीं मिलेगा। क्योंकि जब तुम एग्रीगेट टर्नओवर निकालते हो तो एग्जाम वाला टर्नओवर भी एग्रीगेट टर्नओवर में लिया जाता है। ओके सर। हम्म। और सर जो आपकी हाँ, अमेंडमेंट की अभी वीडियो समायरा आई। उसमें ऐसा है कि समझ लो तेरा टर्नओवर 10 लाख का ही हुआ, ठीक है, यस और सर। तेरा एग्जामिशन विड्रॉ हो गया, तो अभी तू हम्म। आगे बचा हुआ जो तेरा थ्रेशोल्ड है, 10 लाख 40 लाख जो भी होगा, ठीक है, तेरा बचा हुआ थ्रेशोल्ड तू ले सकती है, पर तेरा टर्नओवर ऑलरेडी क्रॉस हो गया। अब मेरे पास एक क्लाइंट था, बताता हूँ क्या था, कि समझ लो थ्रेशोल्ड अज्यूम करके चलते 20 लैक्स, ठीक है, यस सर। थ्रेशोल्ड 20 लैक्स। क्या हुआ था, उसका 10 लाख का टर्नओवर हुआ था, 10 लाख का टर्नओवर हुआ था, और एग्जामिशन विड्रॉ हो गया। तो भी मैंने कहा डर मत, विड्रॉ हो गया तो हो गया, वैसे भी तू थ्रेशोल्ड में है, तो बचा हुआ 10 लाख तू ले ले, और बचा हुआ 10 लाख लेने के बाद तू रजिस्ट्रेशन कर, तेरा 20 तू पूरा कर, ठीक है। पर एक क्लाइंट का क्या हुआ था, एक क्लाइंट का यहाँ पे 30 लैक्स हो गया था।
अब वो एग्जाम्शन में था इसलिए रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया था, लेकिन 30 लाख पहुंच गया था, 20 लाख के ऊपर क्रॉस हो गया था, फिर एग्जाम्शन विड्रॉ हो गया। अगर बाद में एग्जाम्शन विड्रॉ हो गया तो उसका एग्रीगेट टर्नओवर तो क्रॉस हो गया ना, तो उसको फिर 30 दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन कंपलसरी हो जाता है। ओके सर, और सर अगर वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो एग्जाम सप्लाई करते टाइम हम्म, और तब उसका एग्जाम्शन विड्रॉ हो जाए, फिर तो उसको थ्रेशोल्ड मिलेगा ही नहीं ना। नहीं नहीं मिलेगा। और सर जो आपकी अमेंडमेंट वीडियोस आ रही है अभी मई के लिए, वो हम्म, सितंबर के लिए भी एप्लीकेबल होगी? वो तो मैंने तुम्हारे सिलेबस में कवर कर लिया, पर देख लेना एक बार, वो सितंबर को अप्लीकेबल होगी। मतलब क्यों देख लेना, क्योंकि उससे क्या होगा कि सारी अमेंडमेंट्स एक जगह होने की वजह से आप फोकस रहोगे। कैसा होता है, अभी जो आपको बताया, अमेंडमेंट में एक क्वेश्चन रहता ही है। जैसा इस बार एग्जाम में अमेंडमेंट पे सीधा एक क्वेश्चन था, तो क्या हो जाता है, तुमने अगर कहीं पढ़ी होगी बुक में, समझ लो कोई क्लैरिफिकेशन था, तुमने चलते चलते पढ़ लिया, अब आपका फोकस ही नहीं था, तो एग्जाम में आ गया, याद ही नहीं आ रहा है कि ये क्लैरिफिकेशन कहाँ पे है। लेकिन अगर अमेंडमेंट पढ़ोगे, तुम ज्यादा फोकस रहोगे। ओके सर, थैंक यू। हाँ। कार एंड मेंटेनेंस कंपोजिट इंश्योरेंस अलग। एक मिनट सर, कार परचेस विद द इंश्योरेंस एंड मेंटेनेंस ऑफ कार, ये कंपोजिट होगा या मिक्स होगा? कार विथ इंश्योरेंस एंड मेंटेनेंस ये नेचुरली बंडल है बेटा। जो कार वाला अगर कंबाइन करके बेचता है तो कंपोजिट रहेगा, नेचुरली बंडल है। यस करण। हाँ सर, मुझे आईटीसी के क्वेश्चन में डाउट था। हाँ, इधर आंसर में सेक्शन क्वेश्चन 16 नंबर टू बोल, क्वेश्चन नंबर बोल। थ्री थ्री 164 पेज नंबर। हम्म, बोल। सर इधर आंसर में 16 2 ए आना चाहिए ना, इधर ए लिखा है सिर्फ। हम्म, गलत, अच्छा ढूंढ के लाया तूने। 16 to AA भी नहीं है ना, वो AB है ना। डबल ए आना चाहिए ना। हाँ AA बराबर है, करेक्शन कर लेना। सर वो मैं भी बता दिया था आपने क्लास में। क्लास में बताया था क्या? हाँ ठीक है ठीक है, 16 to AA चाहिए, मैं करेक्शन करवा देता हूँ इसका। सर हम्म। सर मुझे कंपोजिट सप्लाई वाले में कुछ पूछना है, ऐसा डाउट नहीं, पर ये है कि जैसे आपने टर्नओवर इन स्टेट वाला बताया ना कि वो 20 लाख जो है हम उस पर टैक्स नहीं देंगे। तो बचा हुआ जो भी लिमिट रहेगा उस पर देंगे। सर अगर कोई जैसा हमारा दो इस्टेब्लिशमेंट है दो अलग अलग स्टेट्स में, हम्म। तो दोनों के टर्नओवर 60 60 लाख है, तो हम सिर्फ 100 लैक्स पे ही हमें नॉट टैक्स पे करेंगे ना? नहीं, तुमने थ्रेशोल्ड कहाँ लिया है? सॉरी सर। थ्रेशोल्ड कहाँ लिया तुमने? अच्छा, तो अगर एक स्टेट में ही वो कंपोजिट दोनों में लेना पड़ेगा ना कंपोजिट सप्लाई, तो ऐसा? नहीं ऐसा नहीं है, तुम वो 20 लाख का थ्रेशोल्ड पहले पहले जो भी इससे क्लियर होगा वो 20 लाख का मिलेगा। तो हो हाँ सकता है मतलब कि अगर। तूने पहले इसमें इधर 12 लाख का लिया होगा, वहाँ 8 लाख का लिया होगा। अच्छा जी सर, ओके। हम्म। थैंक यू सर। यस। सो हम थोड़ा वेट करो बेटा, पहले कुछ स्टूडेंट्स, तुम्हारा एक बार हो गया है, ठीक है, और बाकी स्टूडेंट को एक डाउट क्वेश्चन। सर सर एक बार वैल्यू ऑफ सप्लाई का बता देना। ये सेक्शन 15 का 3 जो पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट है ना, उसमें जो आपने डायग्राम बनाया था ना, हम्म। वो आईटीसी वाला जो आपने बोला था ना, वो समझ में नहीं आया, एक बार बता तो दो। आयुष जो है, कौन कौन, आयुष बात कर रहा है ना? नहीं प्रिंस। प्रिंस बताओगा बेटा, ठीक है। तू नेक्स्ट इसमें पूछना मेरे को, पहले तू वो जो चीज है लॉजिकली 3 बार पढ़। तू पहले सेल्फ आइडेंटिफाई कर कि मैंने वैसा क्यों पढ़ाया, ठीक है। तो उसके बाद में भी नहीं समझा तो मैं तेरे साथ हूँ, मैं नेक्स्ट इसमें वापस तेरे को पूरा तेरे लिए एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। ओके सर। हाँ। यस सोहम बोलो बेटा। हाँ सर, जो रिलीजियस सेक्टर वाला चाहे वो था ना एग्जाम्पशन में, उसमें वो था कि पंडित की दक्षिणा होती है तो वो एग्जेम्प्ट रहती है। अगर वो बिजनेस का, जैसे कोई बिजनेस इनॉग्रेशन हो रहा है उसमें, अगर वो कुछ मतलब पूजा करा रहा है तो उस पे उसका क्या हुआ, अगर पंडित बिजनेस में की आ रहा है तो? कोई भी रिचुअल्स के हिसाब से, जब भी पंडित की दक्षिणा है टोटली एग्जाम्प्टेड, फिर कोई भी रिचुअल्स हो। ओके सर। एक और था सर आईटीसी में, सेक्शन 17(5)(b) और सब क्लॉज आई था जो जिसमें, सॉरी सॉरी, हाँ 17(5)(c) वर्क कॉन्ट्रैक्ट वाला, उसका सर एक्सेप्शन समझ में नहीं आ रहा मेरे को। प्लांट एंड मशीनरी वाला।
हाँ वो तो आ गया, प्लांट एंड मशीन नहीं आ गया, बट जो एक और था ना, टू द एक्सटेंट ऑफ कैपिटलाइजेशन, वो चीज समझ में नहीं आ रही। आ, एक मैं तुझे, तू अभी समझ, सच में अपने आप को सीए समझ, और तू वो चेयर पे बैठा है, मैं तेरा क्लाइंट हूँ, ठीक है? मैं तेरे को केस ला के दे रहा हूँ। मेरे क्लासरूम की एक छोटा सा टाइल उखड़ गया। तो छोटा सा टाइल उखड़ गया तो मैंने जो है एक टाइल वाले को बोला, यार छोटा सा टाइल उखड़ा है, मार्केट में जाके इसका सीमेंट लाके तू ही बता कितना लेगा, तू तेरा ही गुड्स तेरी सर्विस। वो बोला, साहब इसकी 5-6 टाइल्स आजू बाजू की निकालनी पड़ेगी। अरे यार कुछ भी बोलता है, 5-6 टाइल आजू बाजू की, या 2 टाइल निकाल और लगा दे चुपचाप। ओके, कहा फालतू तू ये मतलब मेरे को सिखा रहा है? 2 ही तो टाइल तेरे को आजू बाजू की निकाल के लगानी है। तो उसने बोला, ठीक है साहब, मैं ये 2 करता हूँ। ओके, मैं ही सीमेंट लेके आ जाऊंगा, मैं ही 2 टाइल्स लेके आ जाऊंगा, मैं आपको इंस्टॉल करके दूंगा। मतलब मैं वो टाइल कंस्ट्रक्ट, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन आल्सो इंक्लूड्स रिपेयर्स, रिपेयर्स, तो वो रिपेयर करके दे दूंगा। मैंने बोला कितना लेंगे, चल बोल। तो उसने कहा मैं 500 रुपये लूंगा। अब ये एक ये हुआ, 500 रुपये लूंगा, बिजनेस खर्चा है, 500 रुपये उसको देना पड़ेगा। ठीक है, ये एक केस स्टडी हुई। सो हम दूसरी केस स्टडी हुई कि एक जो पूरी दीवार है ना, वो दीवार पूरी कंस्ट्रक्ट करना है, पूरी दीवार कंस्ट्रक्ट करना है। मैंने बुलाया एक बंदे को, मतलब यार ये 2 क्लासरूम के बीच में एक दीवार डालनी है, 2 क्लासरूम को अलग अलग करना है, तो ये दीवार जो है ये तेरे को पूरी बनानी है। तो उसने बोला, मैंने बोला सब मटेरियल तू ही ला, सर्विस भी तेरी, सब कुछ तेरा, कितना लेगा? तो उसने कहा कि इसका साहब 60,000 होगा। एक है 60,000 का काम, एक है 500 रुपये का काम। तू बिल्डिंग के इसमें किसको कैपिटलाइज करेगा, 500 रुपये को या 60,000 को? 8,000 को। 500 रुपये को क्यों नहीं? मटेरियल भी और रेवेन्यू होता रहता है जब से आए, ये बोल ये सकते छोटे हैं। छोटे खर्चे हैं, ये मत। हाँ। तो गवर्नमेंट कहती है कि वो जो 500 रुपये का खर्चा किया वो तूने कैपिटलाइज किया क्या? नहीं, कैपिटलाइज नहीं किया तो तुझे आईटीसी दे देंगे। तूने कैपिटलाइज किया तो फिर वो कंस्ट्रक्शन के डेफिनेशन में, 60,000 वाला कंस्ट्रक्शन के डेफिनेशन में आ गया, इसलिए उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा। पर ये तेरे जो रेवेन्यू एक्सपेंसेस है, जो लगते थोड़े रिपेयर वाले, पर वो रेवेन्यू है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करेगा, उसका क्रेडिट हम तेरे को दे देंगे। ओके सर, गॉट इट। हाँ, ठीक है। थैंक यू सर। यस, श्रेया बोलो बेटा। हेलो सर। हाँ श्रेया बोलो। क्वेश्चनियर के क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, कंपोजिशन लेनी वाला चैप्टर। क्वेश्चन नंबर? सर 18, पेज नंबर 66। पेज नंबर 66। हाँ बोलो बेटा। उसमें जो सेकेंड पॉइंट है स्पेशल इकोनॉमिक जोन वाला, हम्म। तो मतलब उस पे कंपोजिशन लेके उसको मिलेगा कि नहीं, ये थोड़ा नहीं, एक्सप्लेन कर क्योंकि दीजिए। सप्लाई टू स्पेशल इकोनॉमिक जोन वो इंटरस्टेट बोला जाता है। आपको पता है कि एसईजेड क्या होता है? हाँ स्पेशल इकोनॉमिक जोन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन श्रेया, श्रेया जहाँ पे सर तुम्हारा आवाज गवर्नमेंट। आवाज ब्रेक हो रहा है। सर क्लियर? बोलो। सर ये ऐसा जोन होता है जहाँ पे सर गवर्नमेंट जो है कुछ एक्सेप्शन दे देते हैं किसी भी जो भी नहीं नहीं नहीं, सुनो मैन्युफैक्चरर सुनो, हो गया है तो मैं, कुछ भी। अब बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। ठीक है, बताओ आपको क्या होता है। यस सर। हाँ, क्या हुआ? चाइना, सबसे पहले मैं बताता हूँ, चाइना, चाइना ने एक चीज समझ ली थी कि कंट्री की ग्रोथ करनी है तो एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट से कन्वर्टिबल फॉरेन एक्सचेंज लानी पड़ेगी, और उस कन्वर्टिबल फॉरेन एक्सचेंज जो आएगी, उसको, उससे हम दुनिया की बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी खरीदेंगे और हमारे कंट्री की ग्रोथ करेंगे। चाइना ने एक मॉडल इन्वेंट करके लाया, और चाइना ने अपने सारे घर के मैन्युफैक्चरर को बोला कि अगर एक छोटा सा एग्जांपल मैं सिमिलर लेता हूँ, मॉल, मॉल एक होता है मॉल, ठीक है? आपकी सिटी में कोई मॉल है बड़ा? श्रेया? सर हाँ, यस सर। बताओ मॉल का नाम क्या है? सर विशाल मेगा मार्ट। हाँ, विशाल मेगा मार्ट, ठीक है। अच्छा, मॉल में आप जाने के बाद क्या क्या होता है? अब ये मत बोलना कि जाएंगे, वो को थोड़ा ऊपर एंजॉय करेंगे, फिर साथ में फूड खाएंगे। क्या क्या देखते हो मॉल में जाने के बाद? सर मॉल में बहुत तरीके के प्रोडक्ट्स होते हैं। नहीं, प्रोडक्ट्स नहीं, वो मॉल जिसमें अलग अलग ब्रांड होते हैं, आपने देखा? यस सर। ओके, क्लॉथ के अलग अलग शॉप्स होती है। ओके,
फिर फूड मॉल अलग होता है, फिर ये अलग होता है। अच्छा, लोग क्यों आते हैं मॉल में? ये अलग अलग ब्रांड्स जो होते हैं, फूड मॉल वाले, शूज वाले, नाइकी वाले, adidas वाले, ओके, अलग अलग कंपनी के ब्रांड क्यों आते हैं मॉल में? वो रोड साइड शॉप क्यों नहीं लगाते, वो मॉल में क्यों आते हैं? क्योंकि सर जो ज्यादा रिचर सेक्शन है इंडिया की, वो मोस्ट ऑफ इसी सभी मॉल में जाकर ही प्रोडक्ट खरीदती है, और ब्रांड का जो प्रोडक्ट होता है वो काफी कॉस्टली भी होता है। दैट नहीं, इज। इससे भी बेस्ट बताता हूँ। तुम जब मॉल में एंटर करते हो, पहला फील एसी, हाँ क्या इंफ्रा यस है, सर। मजा आ गया, ठीक है। फिर वहाँ का जो एम्बियंस है, मजा आ गया, घूमने का मजा आ गया, सारी चीजें एक जगह, मजा आ गया, इंफ्रा, बेस्ट इंफ्रा, मजा आ गया, ठीक है। कभी फील किया है? यस सर। ये सोम नालायक, विशाल इशू मार्ट नहीं, ओके, विशाल मेगा मार्ट, ठीक है। तो यहाँ पे बेस्ट इंफ्रा होता है यहाँ पे, यानी तुम रोड साइड खरीदने जाओ उससे अच्छा यहाँ खरीदने जाओ यार, बेस्ट इंफ्रा, बेस्ट प्रोडक्ट, बेस्ट क्वालिटी। वैसा चाइना ने किया। चाइना ने बड़े बड़े जोन मैंने देखे, चाइना जाके बड़े बड़े जोन बनाए, ओके, कुछ 200 200 300 300 एकड़ के, और बड़ी बड़ी कंपनीज को बुलाया कि आओ अपनी फैक्ट्रीज डालो ये जोन में, हम आपको बेस्ट इंफ्रा देंगे, सारे रॉ मटेरियल अवेलेबल करवाएंगे, सब्सिडी देंगे, सब कुछ देंगे, ओके, आप अपने फैक्ट्रीज डालो। अलग अलग कंपनी आई, उन्होंने फैक्ट्रीज डाली। अब इनका काम क्या? इन्होंने फैक्ट्री, सॉफ्टवेयर कंपनी आई, इनका काम कि इनको सारा इलेक्ट्रिसिटी, पावर, वाटर, रोड वगैरह वर्ल्ड क्लास इंफ्रा दिया, ओके, गवर्नमेंट ने। तो एक जोन, एक मॉल डेवलप होता है, एक होता है मॉल और उसके अंदर यूनिट्स, ऐसा एक होता है एसईजेड डेवलपर, ओके, एसईजेड डेवलपर, ओके, जैसे, ओके, यहाँ पे तो एक मॉल डेवलपर होता है, और उस मॉल में फिर अलग अलग ब्रांड्स आते हैं, अलग अलग कंपनीज आती है। वैसा ही एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन डेवलपर होता है, जो जैसे इंडिया में अंबानी, अदानी, ये बड़े बड़े जोन डेवलप करते हैं, बेस्ट इंफ्रा, कभी जाओगे तो ऐसा लगेगा फॉरेन में आ गए, ऐसा इंफ्रा होता है। और बड़े बड़े जोन डेवलप करते हैं, कंपनीज को बुलाते हैं, और ये कंपनीज को बुला के, अब गवर्नमेंट क्या कहती है? गवर्नमेंट कहती है ये कंपनी जो भी गुड्स बनाएगी या सर्विसेज देगी, ये सिर्फ एक्सपोर्ट के लिए बनाएगी। ये चाइना ने ऐसा किया कि तुम अपनी कॉस्ट इफेक्टिव करो, एक जोन में आओ, सारी चीजें लो, और ये सारी चीजें लेके कम से कम प्राइस रखो और एक्सपोर्ट करो, पूरे दुनिया को हिला दो कम से कम प्राइस में, और चाइना में पैसा लाओ। ओके, तो वैसा कॉपी किया इंडिया ने भी, और सारे कंट्री ने कॉपी किया चाइना से। ओके, इंडिया में भी फिर ये आया कि चलो जोन बनाओ, जोन में तुमको सब कुछ देंगे, तुम्हारी कॉस्ट कम करके देंगे, सब्सिडी देंगे तुमको, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर लो कॉस्ट में अवेलेबल करवाएंगे, पावर तुमको वेरी लो कॉस्ट में मिल जाएगी, तुम यहाँ पे आओ जोन में, और जो भी गुड बनाओगे वो एक्सपोर्ट के लिए बनाओगे। इसको स्पेशल इकोनॉमिकल जोन बोला गया कि भाई ये जोन में आओ, तुमको स्पेशल ट्रीटमेंट। अब गवर्नमेंट ने लॉ बनाया, और गवर्नमेंट ने कहा कि इस जोन में अगर तुम आते हो तो तुमको ऐसी ट्रीटमेंट मिलेगी जैसे तुम इंडिया के बाहर ही हो। मतलब ऐसा समझ लेना कि तुम घर पे पढ़ रहे हो, अब ऐसा नहीं होता है पर मैं ऐसा समझ लेना, तुम घर पे पढ़ रहे हो और तुम्हारे मम्मी पापा बहुत खुश हो रहे हैं कि भाई तू तू अलग ही रूम में पढ़, और कि तू सिर्फ पढ़ और पहले एग्जाम क्लियर कर, तुझे ऐसा माना जाएगा कि तू घर पे नहीं है। मतलब ऐसा है कि तू पढ़ रही है और तेरी कोई ब्रदर सिस्टर हो गए, कुछ मम्मी को काम भी कहना रहा तो तेरे को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, तू सिर्फ पढ़, ओके, तू पढ़, बाकी कोई काम करना रहा तो ब्रदर और सिस्टर को बोला जाएगा। हाँ, ब्रदर और सिस्टर बहुत बार ऐसा करते हैं, अच्छा पता है ना कितना पढ़ेगी, देखते अब अटेम्प्ट आ रहा है, ओके, कितना यहाँ पे तू अब मार्क्स लाएगी, पास होगी, होता है क्या ऐसा? हाँ, यस तो सर। आपको एक स्पेशल ट्रीटमेंट मिलती है। आपके फ्रेंड भी कोई मिलना आया पर आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा, तो हो सकता है पेरेंट ये कह दे, तुमको ऐसा माना जाता है जैसे घर में ही नहीं है, बस पढ़ चुपचाप, तो पेरेंट कहते नहीं वो घर पे ही नहीं है, ओके, क्योंकि तुमका पढ़ाई में डिस्टर्ब हो जाएगा। तो वैसा गवर्नमेंट ट्रीटमेंट देती है इनको कि तुमको ऐसा माना जाएगा कि तुम इंडिया के बाहर ही हो, है इंडिया में ही। बहुत सारे अदानी के जोन है, अंबानी के जोन है, ओके, टाटा के जोन है जो बनाए हुए, ओके, लेकिन है इंडिया में, पर माना जाता है इंडिया के बाहर है। स्पेशल ऐसा माना जाता है कि अलग ही आइलैंड पे। तो क्यों? क्योंकि ये लाडले हैं। जैसे तुम लाडले हो, तुम पढ़ रहे हो, ओके, सीए का कोर्स कर रहे हो, तुम लाडले हो, गवर्नमेंट के लाडले। क्यों गवर्नमेंट के लाडले? कि भाई एक्सपोर्ट करेंगे, फॉरेन एक्सचेंज लाएंगे, हमारे कंट्री की ग्रोथ ग्रोथ होगी, तो इनको पूरे फैसिलिटी, इसलिए इनको इंडिया के कोई लॉ नहीं लगते, ना इनको लेबर लॉ लगता है, ना इनको फैक्ट्री एक्ट लगता है, ना ये उनको दुनिया भर के लॉज इंडिया के नहीं लगते हैं। और ये ऐसा माना जाता है जैसे ये इंडिया के बाहर है, माना जाता है कि इंडिया के बाहर है। इसलिए अगर कोई डोमेस्टिक सप्लायर, यानी
ओके, डोमेस्टिक मार्केट में सप्लायर और इनको सप्लाई करता करता है, तो वो इंट्रा नहीं माना जाता है, वो इंटरस्टेट माना जाता है। वो क्या माना जाता है? इंटरस्टेट। क्यों इंटरस्टेट माना जाता है? क्योंकि इनको सभी एक्ट से बाहर निकाला गया और इनको ऐसा ट्रीटमेंट दिया गया जैसे ये इंडिया के बाहर है, जैसे ये इंडिया के बाहर है। तो इनको जब सप्लाई होता है तो इंटरस्टेट माना जाता है। और अगर तुमने एसईजेड को सप्लाई किया और वो इंटरस्टेट माना गया, तो तुमको 10(2) के अंडर सीएल नहीं मिलता है, क्योंकि इसको इंटरस्टेट का ट्रीटमेंट मिलता है। अब समझा आपको? यस। हाँ यस। हाँ, चलो। हेलो सर। हेलो, हाँ बोलो। हेलो। हाँ बोलो बोलो। हाँ सर, एक वैल्यू ऑफ सप्लाई के सेक्शन 15(2)(d) में जो इंटरेस्ट या इंटरेस्ट लेट फी या पेनल्टी पे हम जो अजम्पशन लेके चलते हैं कि ये एक्सक्लूसिव है, ये इंक्लूसिव है, ये कैसे डिफर करते हैं कि इस पे जैसे लेट फी और पेनल्टी पे हम ये मानते हैं कि एक्सक्लूसिव है, तो क्यों मानते हैं हम ऐसा? सर इसका कोई रीजन है या फिर नहीं, वैसे वो तो लॉ रीजन है? मैं तेरे को बताओ क्या। अगर तुम मुझे एज अ कंसल्टेंट पूछ रहा है, तो इंटरेस्ट हो या लेट फी हो या पेनल्टी हो, ओके, मैं अगर मानूं तो मैं तो इंक्लूसिव ही लूंगा। अगर तू मेरा ओपिनियन समझेगा, तो मैं तो इंक्लूसिव ही लूंगा। लेकिन क्या है, मैंने तब भी पढ़ाते वक्त कहा कि इंस्टीट्यूट ने कुछ इंटरेस्ट के लिए तो ऑलवेज इंक्लूसिव समझा, लेकिन कुछ क्वेश्चन में लेट फी और पेनल्टी को वो एक्सक्लूसिव मान के टैक्स निकाला। तो मैंने इंस्टीट्यूट का अप्रोच की तुम्हारी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि क्या है, जो चेक करने वाले हैं वो तुमके पास तो सजेस्टेड आंसर होता है, वो चेक कर लेंगे। इसलिए मैंने तुम्हारी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, इसलिए लॉजिक से ज्यादा इंस्टीट्यूट क्या ट्रीटमेंट रखते हैं वो दिया है। इंटरेस्ट ऑलवेज इंक्लूसिव मानो, पर लेट फी पेनल्टी एक्सक्लूसिव मानो, क्योंकि हमको इंस्टीट्यूट के हिसाब से चलता है। अच्छा, और सर एक और डाउट था, जैसे आपने बताया था कि लॉ में भी हम ये नोट्स बना सकते हैं जैसे आप बताते हो, तो लॉ में सेक्शन में मैं नोट्स कैसे बनाऊं, वो थोड़ा एक बार आप बता दो, गाइड कर दो कि सेक्शन की कैसे मैं चार्ट बना सकता हूँ। अ, कोई टॉपिक बताओगे, क्योंकि मैंने पिछले 21 साल में सिर्फ आईडीटी पढ़ा है। सेक्शन 135। अच्छा, सेक्शन 135 में क्या है? CSR। नहीं, ऐसा नहीं बता, कॉर्पोरेट ऐसा नहीं बता पाऊंगा। उसमें पैरामीटर्स क्या बनते हैं सीएसआर में? ऐसे पैरामीटर बनते हैं क्या, ऐसा होगा तो ऐसा, वैसा होगा तो वैसा? एक्सेप्शन है मतलब सर, उसमें ये है कि लिमिट्स हैं। हाँ, बहुत लिमिट्स कम है उसमें। सेक्शन में बन सकते हैं, ये पैरामीटर जो आप कह रहे हो ना, ये बहुत कम सेक्शन में होते हैं, कुछ या अकाउंट्स वाले सेक्शन में या फिर मैनेजमेंट वाले सेक्शन चैप्टर्स में बन सकते हैं, पर वैसे स्टार्टिंग के जो नहीं फिर सेक्शन वो है ठीक है उनमें ना, नहीं बनते लॉ हैं। पर मोस्टली पॉइंट वाइज मैनर में ही पढ़ा जाता है लॉ। इनकम सबसे ज्यादा पैरामीटर्स जो होते हैं वो टैक्स में होते हैं। अच्छा, और एक आप स्क्रिबल बोलते हो, मेरे को एक्चुअली पता नहीं है स्क्रिबल क्या करना होता है, एक बार जरा वो बता दो, मेरे को कोई आइडिया नहीं है उसका। तो क्वेश्चन है तेरे सामने। हाँ है, तो पास में है। हम्म है सर, है। क्वेश्चन नंबर 21 पे आ जा। कौन से चैप्टर का? क्वेश्चन नंबर 21 नहीं, पेज नंबर 21 पे आ जा। हाँ जी। उसमें क्वेश्चन नंबर 13, दक्ष गोल्ड हम्म। प्राइवेट लिमिटेड दिखा आप तेरे को? हाँ जी। हाँ, तो एक एग्जाम्पल के तौर पे, दक्ष गोल्ड प्राइवेट लिमिटेड इंडियन सब्सिडरी ऑफ मोक्स गोल्ड आईएनसी, ऑन occasion of Diwali, Daksh Gold Private Limited distribute a gift hamper to its employee worth rupees 3 lakh. Answer the following. Does it qualify as a supply? ठीक है, गिफ्ट हैम्पर हम्म। दिया कितने लैक्स का? 3 lakhs का, उसके एम्प्लॉय को हम्म। दिया। ठीक है, तो क्या वो सप्लाई बोला जाएगा? तो स्क्रिबल क्या करेगा? सेक्शन, ओके, अब ये सप्लाई किस में? तो सेक्शन 7(1)(c), पैरा 2 और शेड्यूल 1। ठीक है, पैरा 2, बस हम्म। इतना खत्म हो गया। स्क्रिबल पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, कि भाई इसमें ये सप्लाई, अब ये नहीं भी याद आया तो आप ऐसा भी लिख सकते हो। स्क्रिबल क्या करना? ओके, गिफ्ट मोर देन, स्क्रिबल ऐसा, मोर देन, अपने वर्ड्स खुद को भी नहीं समझ में आना चाहिए, मोर देन 50,000 सप्लाई। ओके, दूसरा, तो उसने 3 lakhs का, 3 lakhs का दिया, 50,000 से ज़्यादा है इसलिए सप्लाई माना जाएगा। मतलब अपने आप को हम्म। एंगेज रखना। वुड योर आंसर डिफरेंट? 42,000, 42,000 दिया, बिलो 50,000 है इसलिए नॉट अ सप्लाई, वो सप्लाई नहीं हो गया स्क्रिबल। या बस अपने आप को एक्टिव रख और पॉइंट्स कवर कर, इसको कहते हैं स्क्रिबल।
अच्छा, और आप जैसे क्लास में बता रहे थे कि जैसे आप टॉपिक बता रहे हो, मैं तब भी साथ साथ में स्क्रिबल करना चाहिए, तब मैं हाँ, डिस्ट्रैक्ट नहीं हो जाऊँ कि आप कोई पॉइंट बता रहे हो, मैं मेरा ध्यान नहीं तो स्क्रिबल डिस्ट्रैक्ट में होते वो। हैं तो मत करो फिर। डिस्ट्रैक्ट होता है तो मत करो, लेकिन अगर कर सकते हो साथ साथ में तो कर सकते हो। और तुम तो ऑनलाइन देख रहे हो तो तुम्हारे पास तो ऑप्शन है पीछे जाने का। तुम अगर फेस टू फेस हम्म। होते तो मैं मना कर देता। सर पिछली बार हम सर बच गए वो रिवीजन तबीयत खराब होने की वजह से गाने के लिए। नहीं, गाना नेक्स्ट टाइम लूंगा, अभी नहीं। 4-5 दिन से वेट कर सर रहे हैं हम रिवीजन सर। के लिए नेक्स्ट सैटरडे लूंगा, नेक्स्ट सैटरडे। नहीं नहीं, ये अब ये किसका किसका रिक्वेस्ट था? मैं ही थी सर। हाँ, हरी। हिमावरी, तो तेरे रिक्वेस्ट में नेक्स्ट इसमें जरूर लूंगा, ठीक है। हर बार यही बोल रहे हो सर आप। पिछला बार भी अरे सर नहीं ऐसा लूंगा ही। ना, प्रॉमिस प्रॉमिस में लूंगा। दो अगली बार से बार सर तबीयत यही का बोल रहे बहाना मत कर देना सर नहीं फिर। नहीं नहीं, ठीक है। ओके सर। ठीक है बेटा, तो चलो यहाँ रुकते हैं। ऑल द बेस्ट, कल का टेस्ट पेपर दो। ओके, सॉल्व करो, उतना कॉन्फिडेंस रहो, होने दो मिस्टेक, जितने बार मिस्टेक करोगे उतने बार उभर के आओगे। और एग्जाम के पहले जितने बार ओके तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, उतना तुम्हारा कॉन्सेप्ट पे ग्रिप भी बढ़ेगा, और पास होने की तरफ आप आगे बढ़ोगे। तो चलिए यहाँ रुकते हैं, बाकी डिस्कशन बाद में करेंगे, ठीक है। डन।